हेलो एवरीवन, हाय। मैं नेहा अग्रवाल फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन पर। आज जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस। आज हम इसमें क्या क्या टॉपिक लेके जो सीईटी सिलेबस में गिवन है वही सारा का सारा इसमें लिया जाएगा, कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंश्योरेंस। सबसे पहले बात आती है कि इंश्योरेंस होता क्या है। सबसे पहले एक चीज जानना जरूरी है, एक वर्ड जिसके लिए इंश्योरेंस डेवलप हुआ है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होती है? जिसका हमें पता ही नहीं होता, जो फिक्स ही नहीं है। अनसर्टेनिटी वही होती है। सर्टेन क्या होता है? फिक्स। अनसर्टेन जो फिक्स नहीं है, वहां पर रिस्क क्या हो जाता है? अराइज हो जाता है। रिस्क क्या हो जाता है? वहां पर जो चीज कंफर्म ही नहीं है उसके लिए रिस्क अराइज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, होगा या नहीं होगा, अगर कुछ बुरा हो गया तो ऐसा हो गया, तो लॉस हो गया तो यानी कि जहां पर रिस्क ज्यादा होता है और जहां अनसर्टेनिटी है ऑब्वियसली डेफिनेटली वहां रिस्क ज्यादा होगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस लेते हैं। मतलब क्या है कि हम अपने रिस्क को कम करने के लिए कुछ छोटी सी प्रीमियम किसी दूसरे बंदे को दे देते हैं और कहते हैं कि हमारा रिस्क जो है ऑब्वियस है, अनसर्टेन तो है, रिस्क तो सारा के साथ तो जा नहीं सकते, बट हम उसे कम कर सकते हैं थोड़ी सी अमाउंट देकर। तो ये वही कह रहे हैं कि जब हम एक छोटी सी अमाउंट किसी पर्सन को दे देते हैं और वो क्या कहते हैं कि ठीक है, फ्यूचर में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करेंगे? आपके इस रिस्क को मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, कम करने की कोशिश करेंगे। जितनी अमाउंट आप देंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपका रिस्क कवर कर देंगे। तो जो वो चीज कही जाती है, जो वो एग्रीमेंट होता है, जो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पर्सन के बीच में रिस्क को मिनिमाइज करने का, दैट इज इंश्योरेंस। वो इंश्योरेंस होता है। क्लियर है? ये दो वर्ड के ऊपर डिपेंड होता है हमारा इंश्योरेंस। ठीक है, अगर ये दो चीजें नहीं है तो इंश्योरेंस की कोई नीड नहीं है। ठीक हो गया यहाँ तक? तो अब ये कह रहे हैं अगर हमारी लाइफ अनसर्टेन है, ठीक है, उसके ऊपर रिस्क ज्यादा, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करने के लिए? मिनिमाइज करने के लिए आप जो भी एग्रीमेंट करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के साथ, इन द ड्यू ऑफ अ प्रीमियम, एक प्रीमियम देने के बदले से एक छोटी सी अमाउंट देने के बदले पैसे देने पड़ेंगे। ऑब्वियस है, कोई आपका रिस्क कवर ऐसे नहीं करेगा। जब आप थोड़ी सी कोई अमाउंट उसे देंगे, मंथली दे रहे हैं, ईयरली दे रहे हैं या लमसम दे रहे हैं, जैसे भी आप लोग पेमेंट कर रहे हैं, वो जो अमाउंट देने के बाद जब वो आपका रिस्क मिनिमाइज करने के लिए रेडी हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इंश्योरेंस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इंश्योरेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी साइड। क्लियर है इंश्योरेंस क्या होता है? इनके रिस्क को मिनिमाइज करना। नेक्स्ट चलते हैं बेसिक टॉपिक बहुत ज्यादा कवर करने में। बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब कुछ पॉइंट्स है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि इनका मतलब होता है क्योंकि आगे में जाके इंश्योर या इंश्योर वर्ड ही यूज करने वाले हूँ। आगे जाके ये नहीं हो कि मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? आगे जाके डायरेक्ट हम ये वर्ड यूज करेंगे तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। इंश्योरर कौन होता है? वो पर्सन जो, या वो आइडेंटिटी, वो एंटिटी जो आपके रिस्क को कम करने के लिए रेडी हुई है। ठीक है, यानी कि जो आपको इंश्योरेंस दे रही है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। मैंने कहा था ना, इंश्योर OR लग जाए, ER लगे तो करने वाला होता है। इंश्योरेंस करने वाला, जो इंश्योरेंस करता है, ये मैं मेरी कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी ER और OR का मीनिंग कि इंश्योरेंस पता है ना, OR लग जाए, ER लग जाए तो वो पर्सन को डिफाइन कर देता है। वो पर्सन, वो एंटिटी जो आपको इंश्योरेंस करके देती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंश्योरर। ठीक है, ये बंदा क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, हमसे पैसे लेगा और फिर हमें एक एग्रीमेंट दे देगा। ठीक है, जो वो पर्सन जो भी करेगा, चाहे वो LIC कंपनी है, चाहे बजाज रिलायंस है, चाहे कोई भी, ठीक है, वो सारी क्या कहलाएगी? इंश्योरर कहलाएगी, जो भी हमें इंश्योरेंस देगी। इंश्योर्ड क्या होगा? जो इंश्योर हो गया है, यानी कि उस पर्सन की बात कर रहे हैं जिसने इंश्योरेंस लिया है। यानी कि मैंने क्या किया? इंश्योरेंस ले लिया LIC पॉलिसी। ठीक है, LIC से इंश्योरेंस ले लिया तो मैं क्या हो गई? इंश्योर्ड हो गई कि मैंने इंश्योरेंस लिया है। मैं इंश्योर्ड हो गई कि मेरा आगे फ्यूचर में जो भी रिस्क आएगा उसको मिनिमाइज कर देंगे। मैंने कुछ अमाउंट पे कर दी। और इंश्योरेंस कौन हो गया? LIC। ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। इंश्योर्ड जो हो चुका है, जिसका इंश्योरेंस हो चुका है, उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो पेमेंट करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम वो अमाउंट होती है जो आप पे करेंगे अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। क्या है ये? अमाउंट है, ये रुपीज की फॉर्म में, ठीक है, चेक से पे करेंगे तो वो जो अमाउंट है, कैश में पेमेंट हो जाती है लेकिन अब बहुत कम कर देंगे, चेक से पेमेंट होती है या ऑनलाइन पेमेंट होती है, ठीक है। और कैश करना भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि बीच में काफी फ्रॉड्स हुए थे, जो एजेंट से वो पैसे लेकर चले जाते थे, वो डिपॉजिट ही नहीं कराते थे आगे, ठीक है। तो प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम हम किसको बोलते हैं? ये जो भी कुछ आप लोगों ने इंश्योरेंस कराया है, इसके लिए जो भी आप अमाउंट पे करेंगे, मंथली करें, हाफ ईयरली करें, क्वार्टरली करें, लमसम करें, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो आप दो पर्सन ने मिलकर किया है, इंश्योरर और इंश्योर्ड, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, जो भी एग्रीमेंट किया है, जिस पर साइन हुए हैं। एग्रीमेंट देखो, यहाँ पे छोटी सी बात क्लियर करते हैं, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है? एग्रीमेंट होता है कि मैं आपको वर्बली और रिटन दोनों में बता सकती हूँ, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये एग्रीमेंट है। बट अगर मैं किसी भी जैसे वीडियो नहीं बनाऊँ तो मेरे पास केस नहीं कर सकते कि अरे नेहा मैम ने तो वीडियो बनाई नहीं इस चीज के ऊपर, चलो हम इनके ऊपर केस कराते हैं, इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, ठीक है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर आप कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करती, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डिफरेंस क्या है? एग्रीमेंट जब ये रिटन में होगा और ये साइन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वो लीगल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ, जो पेपर साइन किए गए रिटर्न में, उसके ऊपर टर्म्स और कंडीशंस मेंशन होती है, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, किस बेस पर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं और आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, कितनी अमाउंट पे करनी है, वो सारी डिटेल, ठीक है, वो सारी डिटेल इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी नॉर्मली बोलते हैं ना, इस चीज की ये पॉलिसी आ गई, जिसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शन होती है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, क्या टर्म्स कंडीशन है, कैसे हमें परफॉर्म करना है। सेम एज इट इज पॉलिसी, इंश्योरेंस में भी पॉलिसी का वही मतलब है, इसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस इंक्लूड की जाती हैं और ये साइंड होता है, ठीक है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट को ही हम अपनी लैंग्वेज में इंश्योरेंस सेक्टर में क्या बोलते हैं? पॉलिसी बोलते हैं। एश्योर्ड क्या होता है? जो भी हमें अमाउंट मिलने वाली है, जो भी हमें अमाउंट मिलने वाली, जितनी अमाउंट के लिए आपने इंश्योरेंस कराया है, जितनी अमाउंट के टोटल अमाउंट के लिए इंश्योरेंस कराया, आपने आपको इंश्योर किया है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? सम एश्योर्ड। एश्योर करना, एश्योरेंस देना, आपको विश्वास दिलाना, ट्रस्ट दिलाना कि इतना सम, प्रिंसिपल सम पढ़ा था ना, तो इतनी अमाउंट आपको, सम यहाँ पर वही है, अमाउंट की ही बात कर रहे हैं, रुपीज की बात कर रहे हैं कि इतनी अमाउंट आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो एश्योर करा रहे हैं कि इतने टाइम के बाद इतनी अमाउंट मिल जाएगी आपको, वो सम एश्योर होता है। यानी कि जो कंपनसेशन पे कर रहे हैं, या अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो आपने कहा कि 10 साल की हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उस टाइम के बाद जो भी अमाउंट बने, टोटल अमाउंट जितने का आपने इंश्योरेंस कराया वो आपको मिल जाएगा, उसे हम सम एश्योर्ड कहते हैं, ठीक है। एक होती है सरेंडर वैल्यू, वो भी देख लीजिए, बाद में काम आएगी। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? सरेंडर करना पता है सभी को। सरेंडर करना क्या होता है? अपने आप को सरेंडर कर दो, पुलिस के हवाले कर दो, यही होता है ना। तो सरेंडर वैल्यू क्या होती है? जब प्रीमियम को, पॉलिसी को कंप्लीट होने से पहले ही आप क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें पैसे की जरूरत होती है, सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट की पर्पज से भी हम इंश्योरेंस करते हैं। अब हमें जरूरत पड़ गई, हमने 15 साल की इंश्योरेंस कराया था, बट हमें जरूरत है आज, तो हम क्या करेंगे? पहले से निकलवा लेंगे, ठीक है, जिसको हम ब्रेक बोलते हैं कि तोड़ देंगे बीच में, या बोलते हैं अपनी तोड़ा दी। सेम एक्सपीरियंस हम क्या करते हैं? पॉलिसी को बीच में तोड़ देंगे। अब तो उस टाइम पर हमें जो अमाउंट मिलेगा वैसे कंप्लीट तो नहीं मिलेगी ना, तो जो अमाउंट मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? सरेंडर वैल्यू। यानी कि वो पॉलिसी जो है सरेंडर कर दी है कि अब आपको इतनी अमाउंट मिलेगी, सरेंडर वैल्यू का, जो भी अमाउंट हमें मिलेगी सरेंडर वैल्यू का। यहाँ तक क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे बीच में यूज होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी एमसीक्यूज डेफिनेटली बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स। फीचर का मतलब क्या है? किसी के व्यक्तित्व को डिफाइन करना, यानी कि उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं तो ही वो पर्सन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। वो हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो सके। इंश्योरेंस कब कहलाएगा? इंश्योरेंस कब होगा? अगर इसके अंदर ये सारे फीचर्स इंक्लूड होंगे तो ही इंश्योरेंस है, अदरवाइज वो इंश्योरेंस नहीं है। ओके, फर्स्ट
देखते क्या होना चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए, डेफिनेटली 2 पार्टीज होनी चाहिए। ये तो नहीं मैं अकेले बोलूं कि अरे चलो मुझे फ्यूचर में रिस्क होगा तो मैं थोड़े थोड़े पैसे सेव करता रहता हूँ और बाद में उसके लिए यूज कर लूंगा, ठीक है। वो क्या होता है, हमारी सेविंग्स होती है, हम सेविंग्स करते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं, एफडी करा रहे हैं, बैंक में जमा करा रहे हैं, वो सेविंग्स होती है, इंश्योरेंस नहीं होता है, ठीक है। बट इंश्योरेंस कब होगा, जब उसमें 2 पार्टीज होंगी। 2 पार्टीज कौन कौन होगी, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। एक जो पर्सन इंश्योरेंस कर रहा है और इंश्योर हो रहा है, वो दोनों होंगे, ठीक है। तो ये 2 पार्टीज होंगी, 2 पार्टी होनी चाहिए डेफिनेटली। बेस्ड ऑन एटमोस्ट गुड फेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बार बार आपके इंश्योरेंस में यूज होगा। ये कह रहे हैं कि भाई जो इंश्योरेंस हम कराने के लिए जा रहे हैं उसमें हमारा एटमोस्ट यानी कि पूरे फुल लेवल पर गुड फेथ, अच्छा विश्वास होना चाहिए, अच्छा ट्रस्ट होना चाहिए हम दोनों के बीच में। इन्होंने कहा ना कि इंश्योर और इंश्योर 2 पर्सन होने चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए, तो इनके बीच में ट्रस्ट भी होना चाहिए। ट्रस्ट इन द सेंस कि जो इंश्योरर है, जो कंपनी है, वो अपनी सारी बातों से एक्चुअल में डिफाइन करे कि पॉलिसी है क्या, इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, कब आपको पैसा मिलेगा, किस सिचुएशन में मिलेगा, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल अच्छे से बताए, ठीक है। सारी सच्चाई बताए, ट्रुथ को डिफाइन करे। ऐसा ना आपको बताया जा रहा है कि 10 साल के बाद आप क्या करेंगे, एक बार आप 50,000 भर दीजिए तो 10 साल के बाद आपको क्या है 50 लाख मिल जाएंगे, ठीक है। उन्होंने इतना बता दिया, बाकी चीजें नहीं बताई। अब उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया कि आपको इतने एक बार नहीं पे करना, आगे भी पे करना है, ठीक है ना। उन्होंने ये बताया कि भाई चलो एक अमाउंट उन्होंने बोल दी 50,000 एक बार पेमेंट कर दी, कितने टाइम के बाद मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या कंडीशन है, किस सिचुएशन में मिलेगा, वो डिफाइन नहीं किया। आपको सिर्फ हाफ इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो भी गलत है। इंश्योरर को भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि एक्चुअल में वो पॉलिसी है क्या, क्योंकि काफी एजेंट्स ऐसे होते हैं वो पॉलिसी को डिफाइन नहीं करते और जस्ट क्या कर देते थे। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले ऐसा होता था क्योंकि तब इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी, नई थी, तो काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अब ऐसा नहीं है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। साथ में सिर्फ इंश्योरर नहीं कि मेरी पॉलिसी क्या है वो तो डिफाइन करना है, साथ में जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं, लाइक नेहा अग्रवाल इंश्योरेंस कराने जा रही है, ठीक है। अब मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराने के लिए जा रही हूँ तो मुझे अपनी लाइफ के बारे में सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं इंश्योरेंस करा लिया और मैंने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा लिया, मुझे पता है कि भाई मैं 2-3 साल में पहुंच जाऊंगी ऊपर, ठीक है। और मैंने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराया, ठीक है। मैंने करा दिया 50 लाख रुपीज का इंश्योरेंस कि जब मैं चली जाऊंगी दुनिया से तो मेरे डिपेंडेंट को 50 लाख रुपीज मिल जाएंगे, ठीक है। बट और जो प्रीमियम है वो पे करते रहेंगे, हम प्रीमियम 10,000 मंथली पे कर रहे हैं, ठीक है। 10,000 मंथली हम पेमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है, या ईयरली हाफ ईयरली वटेवर, ठीक है, हम पेमेंट कर रहे हैं और 50 लाख रुपीज मिल जाएंगे। बट मुझे पता था कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं 3 इयर्स में चले जाऊंगी, तो 3 इयर्स तक मैंने पेमेंट की, जबकि 15 इयर्स का था। ऑब्वियस है 3 ईयर के बाद वो कंपनी को सारी पेमेंट करनी पड़ेगी, 50 लाख रुपीज देने पड़ेंगे क्योंकि मैं तो चली गई दुनिया से, ठीक है। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि वो कंपनी जो है चेक करेगी कि ऐसा क्या हो, किस वजह से ये बंदा 3 इयर्स में चला गया, रीजन क्या है, वो रीजन भी देखेगी। अगर उसे पता चलता है कोई ऐसा रीजन है जो उसे पहले से ही पता था, जो मुझे पहले से ही पता था, ठीक है, लाइक स्पेशल को टीबी था, मुझे नहीं है प्लीज, ठीक है, और टीबी की वजह से वो क्या हो गया, बंदा चला गया, और जब वो चेक हुआ तो पता चला कि टीबी था, उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो वो कंपनी केस कर सकती है कि हम इसे पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसने झूठ बोला, ठीक है। बट अगर वो सच बोलता है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, तो 3 ईयर के बाद उसके डिपेंडेंट्स को 50 लाख मिल जाएंगे। अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे डिपेंडेंट्स को मिल जाएंगे क्योंकि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात यहाँ पर क्या आ गई है कि दोनों पार्टी जो है, दोनों के पीछे फेद होना चाहिए, दोनों की दोनों क्या करें, सही इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को प्रोवाइड करें ताकि उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी ले सके। अगर मान लो किसी कुछ प्रॉब्लम है तो इसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी ले सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। तो एजेंट जो होगा, जो इंश्योरर होगा, जो कंपनी इंश्योरेंस कर रही है, वो उसको डिफाइन करेगी कि आप इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये वाला इंश्योरेंस ले सकते हैं, ये वाला नहीं ले सकते, तो वो भी प्रॉपरली गाइड करेंगे, ठीक है, अगर उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आएगा, आगे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम, कोऑपरेटिव सिस्टम क्या होता है, कोऑपरेटिव मिलकर रहना, कोऑपरेट करना, हम बोलते हैं ना एक दूसरे को कोऑपरेट करो, सहयोग करो, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सिस्टम होता क्या है, इसके अंदर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, मिलकर काम करते हैं।
अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इसके सोल्यूशन के लिए 10 से 15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बोलते हैं, उसको रजिस्टर करा लिया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर। तो उसी तरह से कह रहे हैं कोऑपरेटिव सिस्टम में क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, छोटी छोटी अमाउंट इकट्ठी करके, क्योंकि सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो एक लमसम अमाउंट देकर या एक बड़ी अमाउंट देकर ठीक है अपना इंश्योरेंस करा सके। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। तो कोऑपरेटिव सिस्टम पर भी बेस होता है। ठीक है, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, हम लोग को जो एक्सपेक्टेड रिस्क है हमें लगता है कि हाँ फ्यूचर में वो वैसा सबको पता है, एक्सपेक्टेड है कि सबको जाना है एक दिन इस दुनिया से, एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी व्हाटएवर। तो लाइफ का रिस्क है, सबको पता है, ठीक है, लाइफ का भी रिस्क है, वो मोटर का है, मैराइन का, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। जो भी हमें पता है, जो नहीं पता उसको तो हम कुछ नहीं, जो एक्सपेक्टेड रिस्क है उससे फ्री हो जाते हैं हम लोग कि हम लोग को इसकी टेंशन नहीं रहती, पता है क्या हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी रिकवर कर देगी। ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेड लॉस है, जो हमें लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसा लॉस होने वाला है, वो हम किसको ट्रांसफर कर देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं कि आप इस लॉस को उठा लीजिए। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, इसके अंदर प्रीमियम की पेमेंट की जाती है, ये इसकी फीचर है। अगर प्रीमियम की पेमेंट नहीं करते तो इंश्योरेंस नहीं है। ओके, प्रीमियम क्या था, जो भी आप अमाउंट वहां पर पे करेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इसके फीचर क्या है कि कई तरह का होता है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, दो तरह का होता है, लाइफ और जनरल। अब इसको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। हैपनिंग ऑफ इवेंट, ये हमेशा तब होगा जब वो इवेंट हैपन होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट हैपन हुआ ही नहीं है, कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, या फिर कोई ठीक है कोई लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ उसकी गई नहीं है, ठीक है, या फिर जो मैच्योरिटी टाइम था वो पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक वो नहीं होता वो इवेंट जिसकी पर्पज के लिए इंश्योरेंस लिया गया है, तब तक आपको पेमेंट नहीं की जाती है। सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस दोनों चीजें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फ्यूचर के रिस्क से, जो फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली, जो अनसर्टेनिटी की वजह से जो भी रिस्क आ रहा है आप लोग के सामने, उससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, उससे आपको सेफ रखती है। अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो इंश्योरेंस कंपनी को बियर करेगी, राइट। और दूसरा इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट कैसे है, इसके बहाने हम लोग थोड़ी सेविंग कर लेते हैं और फ्यूचर में क्या हो जाता है, पैसा इन्वेस्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। सिर्फ ये नहीं कि भी कोई पर्सन अगर चला गया तो उसके बाद भी उसके डिपेंडेंट्स को काफी अच्छी अमाउंट मिल जाती है, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। और दूसरा, अगर लाइफ अलाइव रहता है इंसान, यानी जिंदा रहता है इंसान, तो भी वो टाइम पीरियड से पहले से पेमेंट मिल जाती है, तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी होती है। एफडी में कराएंगे पैसा, वहां करा दिया, लाइफ भी सिक्योर है और साथ के साथ इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। अगर नहीं गए, दुनिया में ही है हम लोग, तो हमें वो पैसा मिल जाएगा, वो सम एश्योर्ड हमें मिल जाएगी, जो सम एश्योर्ड हमने किया था। क्लियर है। तो सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों होता है। ओनरशिप नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है कि आप उस चीज के ओनर होने चाहिए। अगर आप किसी और का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को क्या चाहिए, मनी, प्रीमियम चाहिए उन्हें। तो अगर उन्हें प्रीमियम मिलता रहेगा तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ओनरशिप जरूरी नहीं है। मान लो मेरे पास कोई लैंड गिरवी रखकर गया हुआ आपने, ठीक है, तो उस लैंड को मैं इंश्योर करा लूंगी, ठीक है, कहीं उसमें कोई दिक्कत हो जाए, किसी ने घर गिरवी कर दिया, फायर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वटएवर, ठीक है, तो वो सब मैं क्या करूंगी, उसको इंश्योर करा। जरूरी नहीं मैं उसके ओनर नहीं, ओनर कोई और है, बट मुझे तो प्रीमियम पे करना है, मुझे सिक्योर रखना है कि जो उस बंदे ने मुझे गिरवी रखा है, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाए तो भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो बाद में मेरे पास ही आनी। अगर वो पेमेंट कर देता तो उसके पास चले, लेकिन तब तक उसकी सिक्योरिटी किसकी है, मेरी है। तो उसके लिए भी मैं क्या कर सकती हूँ, इंश्योरेंस ले सकती हूँ। तो ओनरशिप होना, ओनर होना उस चीज का जरूरी नहीं है। मैं अपने डेटर्स का इंश्योरेंस करा दूं, भाई कल को वो पैसा ही ना पे करे तो। डेटर पता नहीं क्या होता है, डेटर क्या होता है, जो उधार लेता है, ठीक है, डेट लेने वाला, ठीक है, यानी कि जिसने उधार लिया है। अब जिसने उधार लिया, मेरे से 50 लाख रुपए उधार लेकर चला गया। अब मुझे तो भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन को क्या होता है, यही दिक्कत आती है, तो वो क्या करते हैं, अपने डेटर का इंश्योरेंस करा देते हैं कि कम से कम अगर उसे कुछ हो गया या देने से मना करे, कम से कम क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को बियर कर लेगी, कुछ ना कुछ अमाउंट हमें रिटर्न मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ओनर होना उस चीज का कंपल्शन नहीं है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये सारे फीचर्स का है, कैरेक्टरिस्टिक्स का है, बात एक ही होती है, ठीक है। ये सारे किसमें होते हैं, इंश्योरेंस के होते हैं। अगर इंश्योरेंस में ये सारे क्वालिटीज हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ही वो इंश्योरेंस, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं, इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, जनरल लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ और जनरल। लाइफ इंश्योरेंस नाम डिफाइन कर रहा है वो इंश्योरेंस, अभी हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, फिर एक एक टॉपिक को
डिटेल में करेंगे, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है प्रिंसिपल्स करने इंश्योरेंस के, उसके बाद हम इनको डिटेल में। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? वो इंश्योरेंस जो लाइफ के लिए दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जब लाइफ के रिस्क को कवर करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं? प्रीमियम के अमाउंट पे करते हैं। प्रीमियम पे करने के बदले में जो इंश्योरर होता है वो क्या एक कमिटमेंट देता है, किसको? एक इंश्योर्ड पर्सन को, कि आप इस प्रीमियम के बदले में हम आपके रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसको मिनिमाइज करेंगे। आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग लेंगे। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा? दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है? टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आप किया है, ठीक है, और पूरी डेथ तक, पूरी होल लाइफ। तो टाइम एक्सपायरिंग होने से पहले, या तो टाइम एक्सपायरी पर आपको क्या होगी? सारी अमाउंट मिलेगी, या फिर इंसान के डेथ पर, उसके बाद इनको अमाउंट मिलेगी। अगर आपको कुछ हो जाए, आपने, ये डिपेंड करता है कि आपने पॉलिसी क्या ली है, कि इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या। वो आगे हम डिटेल में करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन कौन सी होती है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना जान लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस एक अमाउंट पे करते हैं जिसके बदले आपका रिस्क किया जाता है, और पर्सन की डेथ हो जाती है। उस डेथ के बाद उसे क्या होगा? उसकी डिपेंडेंट्स को अमाउंट मिल जाएगी, या फिर जो टाइम पीरियड दिया गया है कि 10 साल की, 15 साल की, जितने टाइम के लिए इंश्योरेंस कराया गया है, अगर वो टाइम पीरियड डेथ होने से पहले टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो उस टाइम पर आपको क्या मिल जाएगी? पेमेंट मिल जाएगी। लाइक हम क्या कहते हैं कि हमने क्या किया 10 इयर्स के लिए, ठीक है, हमने 40,000 जो था पर ईयर पर एनम हम लोगों ने पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया 10 to 15 इयर्स के लिए। और हमारा था कि 20 इयर्स के बाद हम लोगों को 70 लाख रुपीज मिल जाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो पर्सन, अब बात आती है या तो 20 इयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए, 10-15 इयर्स तक हमें पेमेंट करनी है, तो 20 इयर्स अगर पूरे हो गए तो 20 ईयर के बाद आपको ऑटोमेटिकली 70 लाख रुपीज वो मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर होने का मतलब जो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारी पॉलिसी मैच्योर हो गई, ठीक है, मैच्योरिटी का मतलब। तो 20 ईयर 70 लाख रुपीज आपको मिल जाएंगे। बट अगर 20 ईयर से पहले उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो आपको 10 इयर्स के बाद उसकी डेथ हो जाती है इंश्योरेंस लेने के, तो 10 ईयर के बाद ही आपको होलसेल अमाउंट जो सम एश्योर्ड है वो सारा का सारा मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि इन दोनों में से जो भी पहले होगा, डेथ हो जाए या फिर वो टाइम, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, पॉलिसी ली है, वो एक्सपायर हो जाए, तो दोनों में से जो भी पहले होगा उस पर आपको क्या मिल जाएगी? सम एश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगी, वो सारी के सारी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही आपको सारे के सारे अमाउंट मिल जाएगी। ये होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस जो लाइफ के लिए लिया जाता है, लाइफ के रिस्क को कम करने। जनरल इंश्योरेंस, लाइफ के अलावा जिस भी चीज का इंश्योरेंस लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं, जनरल, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो सारी किसमें चली जाएगी? जनरल इंश्योरेंस में चली जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें भी सेम होता है, हमें क्या करते हैं? अमाउंट पे करते हैं इसके अंदर भी, ठीक है, एक प्रीमियम पे करते हैं, उसके बदले हम लोग क्या करते हैं? कंपनसेशन लेते हैं। सबसे पहले आता है फायर। फायर इंश्योरेंस क्या होता है? आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर कार ले ली हमने, ठीक है, या फिर कोई हाउस ले लीजिए, घर ले लीजिए, दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक घर का एक कार की, हमने दोनों का इंश्योरेंस करा दिया। फायर इंश्योरेंस, अगर हमें स्पेसिफिक फायर इंश्योरेंस कराया तो फायर इंश्योरेंस का मतलब है जब भी इसमें आग लगती, ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे? एक प्रीमियम की पेमेंट करेंगे, ये ईयरली पेमेंट की जाती है इसके अंदर। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई 10 साल बाद, 15 साल बाद हमें पेमेंट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है? फायर हो, थेफ्ट हो, मैराइन हो, एक्सीडेंट हो, हेल्थ हो, फिडेलिटी हो, फार्म, कोई भी हो, बात आती है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ के अलावा जो भी इंश्योरेंस होगा उसके अंदर आप एक अमाउंट पे करेंगे, वो भी 1 ईयर के लिए। कंपनी हो सकती है बट मैक्सिमम 1 ईयर के लिए ही पेमेंट की जाती है। आप 2 मंथ के, हर 2 मंथ में भी पे कर सकते हैं, आप 4 मंथ में भी पे कर सकते हैं, आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं या मंथली भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 1 ईयर। और हर साल आपको रिन्यू कराना होगा इंश्योरेंस पॉलिसी को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने कोई अमाउंट दे दी, लाइक 1 ईयर में आपने 2000, 3000, 4000, ये बहुत कम अमाउंट पर होता है, सस्ता होता है, ठीक है। आपने 4000 रुपए की अपने इस साल की, 1 साल की पेमेंट कर दी। अगर आपकी गाड़ी में उस साल आग लग जाती है
तो ही आपको कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लाइफ में क्या था, आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेथ होती है या नहीं होती है कोई मैटर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपको सिर्फ कंपनसेशन मिलेगा। कब मिलेगा, जब आग लग जाएगी, तो घर में आग लग गई या कार में आग लग गई तो ही मिलेगा, जिस भी चीज का आपने इंश्योरेंस कराया है। अदरवाइज आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगी, वो खत्म हो जाती है। तो आपकी सिक्योरिटी, आपके रिस्क को कम करने के लिए, अगर बाई चांस आग लगी, नुकसान ज्यादा हो जाता है, तो जितने का भी आपने सम एश्योर्ड कराया, जितने का भी आप लोगों ने इंश्योरेंस कराया हुआ है, वो आपको सारी अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। थेफ्ट, अगर चोरी हो जाती है, चोरी हो जाएगी तब भी यही है। अगर मान लो आपको कार चोरी हो गई, घर तो चोरी नहीं होगा, कार चोरी हो गई, कोई लेकर भाग गया, ठीक है। अब स्टोलन हो गई, तो थेफ्ट इंश्योरेंस में भी हम क्या कर रहे थे, एक प्रीमियम पे करते जाते हैं, हर साल प्रीमियम पे करते हैं। आज हमने एक साल हुआ है, हमने प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है, तो हमारी चोरी नहीं थी, इस साल हमें कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर भी कुछ नहीं, चोरी नहीं हुई, नेक्स्ट ईयर भी हमने 4,000 रुपए दिए, कुछ नहीं मिलेगा। मान लो 5 साल के बाद हमारी कार चोरी हो जाती है, ठीक है, तो हम लोग को उसकी अमाउंट जितने का हमने इंश्योरेंस कराया हो वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पर हमारा रिस्क कम हो जाता है, हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। अच्छा चोरी हो गया, अरे चलो रिपोर्ट तो लिखवानी, मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन है, चलो कोई बात नहीं, इंश्योर है, इंश्योरेंस कंपनी है, हमने एक पॉलिसी ली हुई है, तो हमें उसका रिस्क क्या हो जाए, कवर हो जाए, कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंपनसेशन मिलता है जनरल इंश्योरेंस में। मैराइन इंश्योरेंस होता है पानी का, ठीक है, जल का, उसके अंदर जो भी कार्गोस चलती है, ठीक है, शिप चलते हैं हमारे, तो उनका इंश्योरेंस कराया जाता है, शिप का, सामान का, गुड्स का। अब वहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पानी में रिस्क ज्यादा होता है ना, तो उसका भी हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं। जो जल का, पानी, वाटर का, शिप का जो हम इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। वाटर ऐसे नहीं कि हमारे टैंक में वाटर भरा हुआ तो उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं, नहीं, जहां हमारे शिप्स चल रहे, कार्गो चल रहे, सामान को लेकर आ रहे हैं, हम नॉर्मली ट्रैवलिंग करते हैं ना, ठीक है, ट्रैवलिंग का रिस्क होता है। सेम चीज मैराइन में, वहां पर भी हमारा क्या होता है, अब बोट्स आ रही हैं, ठीक है, हमारे शिप्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां रिस्क ज्यादा होता है, पानी कभी तेज आ गया, हो गया, तूफान आ गया, कुछ हो गया या टकरा गया कहीं पर, तो बहुत बड़ा रिस्क होता है वहां पर। उस रिस्क को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैराइन इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सेम एज इट इज होता है, ठीक है, बाकी डिटेल में भी करेंगे। इसके अंदर भी वही एक प्रीमियम आप पेमेंट करेंगे अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, हर साल आप पेमेंट करते रहेंगे। सेम जनरल इंश्योरेंस में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे इनमें इंक्लूड हो जाएंगे, सेम एज इट इज। एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मोटर, यानी कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपका, ठीक है, या मोटर व्हीकल, जैसे आपने कार का इंश्योरेंस कराया, आपसे किसी थर्ड पार्टी का एक्सीडेंट हो जाता है या आपका खुद का हो जाता है, तो वो सारे उससे रिलेटेड भी पॉलिसीज ले जाती है। इसमें भी वही एक अमाउंट पे करेंगे, अगर आपको डैमेज होता है, लॉस होता है, तो ही आपको कंपनसेट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। फिडिलिटी इंश्योरेंस होता है हमारी क्वालिटेटिव चीजों के लिए, क्वांटिटी के लिए हुआ, कार के लिए हुआ, ये क्वालिटेटिव चीजों के लिए होता है, हमारे एम्प्लॉइज के लिए होता है। एम्बेजलमेंट के लिए, कोई चोरी कर लिया, एम्बेजलमेंट कर लिया, कैश चला गया, हमें लॉस हो गया, ठीक है, क्वालिटेटिव चीजों के लिए हमारा फिडिलिटी होता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे किसी की डिसऑनेस्टी के लिए हमने करा दी कि वो ईमानदार है या नहीं है, वो ईमानदार है, बहुत अच्छा चल रहा है, बट हमने उसका इंश्योरेंस कर दिया, बाय चांस क्योंकि वो कैशियर है, ठीक है, अकाउंटेंट है, उसके पास बहुत सारा पैसा रखता है, वो पैसे का काम करता है, अगर वो लेकर भाग गया, तो अगर वो एकदम से डिसऑनेस्ट हो गया, तो 50 लाख का माल है, 20 लाख का माल है, 70 लाख का है, भाई उसके पास इतना पैसा रहता है, कैश जमा कराना निकालना उसका काम है, तो वो लेकर चला गया, तो क्या होगा, किसी ने चोरी कर ली, तो हम क्या करते हैं, उस एम्प्लॉय का ही इंश्योरेंस करा देते हैं, ठीक है, ताकि अगर बाद में वो लेकर भाग भी जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी है हमें रिकवर करने के लिए, हमारे इसको कवर करने के लिए भी कंप्लीट करेंगे। फार्म क्रॉप, जो अभी हमारा प्रधानमंत्री योजना भी चल रही है, जिसकी जो हमारे जो फार्मर्स है उनके क्रॉप का भी अब इंश्योरेंस आ गया है, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। हेल हो जाता है या फिर स्टॉर्म आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, तो उनकी सारी क्रॉप्स खराब हो जाती है, तो अब उनको डरने की जरूरत नहीं है अगर वो इंश्योरेंस लेते हैं। अगर कुछ पेमेंट भाई प्रीमियम पे करेंगे, उसके बदले में क्या होगा, अगर जब आपको लॉस होता है तो ही आपको कंपनसेट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। सबको पता ही है मेडिकल इमरजेंसीज के लिए होता है, इसमें भी हम लोग प्रीमियम पे करते रहते हैं। अगर हम लोग को मेडिकल की जरूरत पड़ती है, हमें हॉस्पिटल जाना है, दवाइयों का खर्चा है, ठीक है, वहां पर ट्रीटमेंट कराना है, उसके लिए भी क्या किया जाता है, इंश्योरेंस लिया जाता है। तो इस तरह के काफी सारे इंश्योरेंस है, इनको डिटेल में बिल्कुल क्या क्या पॉलिसीज इनके अंदर होते हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इनके प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको डिटेल में करेंगे। बट एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि इंश्योरेंस होता क्या है, मैराइन कौन सा इंश्योरेंस होता है, ठीक है, फायर किस लिए होता है, थेफ्ट किस, मैराइन, एक्सीडेंट, मोटर, हेल्थ, फिडिलिटी, फार्म क्रॉप, ये सब किस लिए होता है, ठीक है।
ठीक है। ये इंश्योरेंस होते हैं जनरल इंश्योरेंस में, ठीक है। ये सबको क्लियर होगी कौन से होते हैं, सारे इकट्ठे भी ले सकते हैं, फायर थाट का इकट्ठा ले लिया, एक्सीडेंट मोटर वाला इकट्ठा ले लिया, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में जिसमें लाइफ का इंश्योर किया जाता है, जनरल इंश्योरेंस में लाइफ को छोड़कर बाकी सभी चीजों का इंश्योरेंस किया जाता है, वो जनरल इंश्योरेंस में आता है। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको एक प्रीमियम पे कर लेते हैं, जब आपको डैमेज होगा, लॉस होगा, तभी आपको कंपनसेट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इंश्योरेंस कंपनी से। बट लाइफ इंश्योरेंस में क्या आपकी डेथ होती है या नहीं होती है, वो टाइम एक्सपायर होता है, उससे पहले आपको जरूर मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है जो आगे आएगा, वैसे सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट हमने किया था, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी तो देते ही है फ्यूचर के लिए, साथ में इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि हमें वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में सिक्योरिटी है बट इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? हमें कुछ नहीं मिलेगा जब तक डैमेज नहीं होगा, जब तक हमारा रिस्क राइज नहीं होगा, तब तक हमें कंपनसेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सिर्फ सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दोनों होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इंश्योरेंस के, प्रिंसिपल्स यानी कि जो सिद्धांत होते हैं हमारे, ठीक है। सिद्धांत एसेंशियल एलिमेंट यानी कि वो तत्व जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा अनुबंध जो है उसके जो भी तत्व होते हैं, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो क्या है, ये कंपोनेंट भी यही है, ठीक है, प्रिंसिपल्स भी यही है, कुछ भी आता है तो यही सब चीजें होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ द एटमोस्ट गुड्स में सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा क्या सिद्धांत है, एटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि दोनों के बीच में फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ कि दोनों को इंश्योरर और इंश्योर दोनों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे वो इंश्योरर हो चाहे इंश्योर्ड हो। दोनों को कहने का मतलब ये है कोई भी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से ना छुपाए, जो भी मटेरियल है यानी कि जो भी जरूरी है बताना, ये नहीं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को डिफाइन करना स्टार्ट कर दें, वहां पर नहीं। जो बताना उस पॉलिसी के लिए, पॉलिसी और टर्म्स कंडीशन के लिए जो बताना जरूरी है उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस के लिए, तो वो आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। अब चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है चाहे वो जनरल इंश्योरेंस, सिर्फ आपको नहीं, इंश्योरेंस को भी उससे रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करने होंगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि जिस इंश्योरेबल, जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस कराने के लिए जा रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट होना जरूरी है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपको उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है बट आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है, इसके जाने के बाद हमें पैसे मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप इंश्योरेंस कराने के लिए जा रहे हैं उस टाइम पर आपका इंटरेस्ट उस चीज पर होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड ने वाइफ का इंश्योरेंस करा दिया, ठीक है। अब उस टाइम पर हस्बैंड का इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होने का मतलब कि वो उसकी वाइफ होनी चाहिए, उसके साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपका उस चीज से रिलेशन होना चाहिए और एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपकी शादी हुई, ठीक है, मैरिज हुई, हस्बैंड वाइफ की होगी, जैसे कपल की शादी हुई, ठीक है, तो वो हस्बैंड ने वाइफ का इंश्योरेंस करा दिया, ठीक है, उस टाइम पर उसका इंटरेस्ट है उसमें। लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद उनका डिवोर्स हो जाता है, अगर डाइवोर्स हो गया, अब ये कहें कि भी कुछ भी हो, नहीं है, वो प्रीमियम पे करा तो उसको वो मिलेगा। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जब आपने इंश्योरेंस लिया है उस टाइम पर आपका इंटरेस्ट जरूरी है, बाद में कोई मतलब नहीं। अगर मानो डाइवोर्स हो गया तो ये थोड़ी कि भी इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी अब आपका वाइफ में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आपने तो डाइवोर्स ले लिया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, तो हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे वाइफ के जाने के बाद, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, वो आपको पे करेंगे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में जब आप पॉलिसी लेते हैं उस वक्त आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। क्लियर है आपका? लाइफ में एट द टाइम ऑफ पॉलिसी या जो भी इंश्योरेंस आपने लिया है, ठीक है, जब आपने पॉलिसी ली है उस टाइम पर आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है, बाद में है यानी कोई मतलब नहीं, ठीक है। उस टाइम पर आपका रिलेशन उस चीज से होना चाहिए और एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। यानी कि खुद ही शादी हुई है बट फिर खुद ही वाइफ को मार रहे हैं, ठीक है, कंपनसेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं, उसमें कहा इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे फायर की बात करते हैं, फायर है आपका, थेफ्ट है, ठीक है, जो भी है, तो अभी इस टाइम पर जब आपने पॉलिसी ली
और जब उसमें फायर लगी, जब वो इंसिडेंट हैपन हुआ, अकरेंस ऑफ लॉस, दोनों टाइम पर क्या होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। फायर में क्या होगा, मालूम जब आपने पॉलिसी ली थी तब आपका गाड़ी में इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मेरी गाड़ी है भाई, उससे रिलेशन होना चाहिए, वो आपकी चीज होनी चाहिए। ठीक है, आपका ये नहीं कि भी आग लगेगी लग जाएगी देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, आपकी चीज है ना, आपने पैसा लगाया, उस टाइम पे आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली है तो आपने पॉलिसी ली। लेकिन ये नहीं है कि बाद में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, उनका रिलेशन खत्म हो गया, फादर ने बेटे की कराई थी, बेटा अलग रहने लग गया, उनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट जो आपने की है, जो आपने पॉलिसी ली है, वो आपको सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, उसे मिलेगी। इसमें सिर्फ एट द टाइम ऑफ पॉलिसी के टाइम पर इंटरेस्ट होना जरूरी है, बट फायर इंश्योरेंस में आपको पॉलिसी के टाइम पर तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें रिलेशन होना ही चाहिए। साथ में जब लॉस होगा, जब डैमेज होगा, यानी कि गाड़ी में आग लग रही है, आप खड़े होकर देख रहे हैं उसे, तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल जाएगी, कंपनसेशन मिल जाएगा, क्या टेंशन नहीं। आपको उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए फायर को। तो इसका मतलब क्या है कि जब फायर लग रही है उस टाइम भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, जब वो डैमेज हो रहा है उस टाइम भी आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर उस टाइम पर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको पेमेंट नहीं की जाएगी। तो दोनों टाइम पर आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। अब जैसे मैराइन है, मैराइन इंश्योरेंस क्या है, वॉइस का है, कार्गोस का, शिप्स का, ठीक है। अब बात आ रही है इसके अंदर, जब आपने पॉलिसी ली है उस टाइम आपका इंटरेस्ट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब डैमेज होगा, जब लॉस होगा, उस टाइम पर आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये क्या होता है, इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। शिप अगर मान लो बेच दिया तो वो इंश्योरेंस किसी और का चला गया ना। अब आप तो पेमेंट नहीं करते रहेंगे, आपके पास शिप था, आपने इंश्योरेंस करा दिया, फिर उसको बेच दिया किसी और को, तो आप तो भी इंश्योरेंस पे नहीं करेंगे ना। तो वो इंश्योरेंस किसको ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जब लॉस हुआ है उस टाइम पर आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो हर किसी में अलग अलग होता है। लाइफ इंश्योरेंस में टाइम ऑफ पॉलिसी और जनरल इंश्योरेंस में फायर में पॉलिसी और अकरेंस ऑफ लॉस दोनों के टाइम पर इंटरेस्ट होना जरूरी है, जबकि मैराइन में सिर्फ जब डैमेज होगा उस टाइम पर आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्लियर हो गया कि आपका उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। वो जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर होता है जिस चीज का आप इंश्योरेंस कराने के लिए चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर वर्ड यूज किया जाता है, इसके लिए सब्जेक्ट मैटर वर्ड यूज करते हैं जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, चाहे वो लाइफ है, चाहे वो कार है, चाहे वो गाड़ी, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसी को हम सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। ओके। इंडैमिनिटी, इंडैमिनिटी क्या होता है, कंपनसेशन। क्या होता है, कंपनसेशन। अब इंडैमिनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, मैं लिख रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी ये कहता है कि आपको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, इंडैमिनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको कंपनसेशन मिलेगा जब भी आपको लॉस होगा, जब भी आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होगी, जब भी आपका डैमेज होगा किसी प्रॉपर्टी का, उसके बदले आपको कंपनसेशन दिया जाएगा जितने भी अमाउंट का आपने इंश्योरेंस कराया है। ठीक है, जो भी आपको लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस मान लो 70,000 का कराया, 7 लाख का कराया है, ठीक है, और आपका जो लॉस हुआ वो आपका मतलब कि एक्सीडेंट हो गया और लॉस हो गया आपका 3 लाख का, 2 लाख का, वटेवर, तो आपको 2 लाख मिलेंगे, 7 लाख नहीं मिलेंगे। जितना आपका डैमेज हुआ है, जितना आपका लॉस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भी आपकी गाड़ी में 2 लाख का खर्चा हुआ है तो आपको 7 लाख का इंश्योरेंस अब 7 लाख आपको दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वो आपको 2 लाख ही मिलेंगे। तो वो क्या होता है, कंपनसेशन। तो ये क्या है, इंडैमिनिटी का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पर फॉलो नहीं होता है। इंडैमिनिटी का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पर फॉलो नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ किस पर फॉलो होता है, जनरल इंश्योरेंस पर। क्योंकि लाइफ को कंपनसेट करना पॉसिबल है, उसके लिए किसी के लिए कितना लॉस होगा क्या आप उससे एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो चुका है तो उसके लिए उसकी लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लेकिन अगर डाइवोर्स नहीं हुआ है तो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एक बच्चे के लिए माँ की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो क्या आप उस लॉस को, अगर एक माँ चली जाए तो उस बच्चे के लिए जो लॉस हुआ है क्या उसको आप पैसों में एस्टिमेट कर सकते, नहीं ना, वो तो जो ऑलरेडी जो उसने इंश्योरेंस लिया है वही मिलेगा, ठीक है। बट जो जनरल इंश्योरेंस है इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं,
एस्टिमेट कर सकते हैं कितना लॉस हुआ है, कितना डैमेज हुआ है। जितना भी लॉस हुआ है, जितना भी डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेट किया जाएगा। क्लियर है? लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी जो बाइक है, ठीक है, आपने इसका इंश्योरेंस करा दिया। कितने का कराया आपने? 500 का कराया। ठीक है, अब डैमेज हो गई, लॉस हो गई। ठीक है, अब वो बाइक जो थी वो तो हमारी 1 लाख की थी। अब जो खर्चा हो गया वो 30,000 का हो गया। 40,000 का आपने क्या कराया था? इंश्योरेंस कराया था। 30,000 का क्या हुआ? हमारा लॉस हो गया, डैमेज हो गया। तो जितना एक्सीडेंट के बाद लॉस हुआ 30 का, तो 30,000 ही आपको मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। आप सोचिए कि मैंने इंश्योरेंस 40 का कराया तो 40 का दे दे, नहीं, वो डैमेज के जितना डैमेज हुआ है उसी के लिए कंपनसेट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 30 का लॉस हुआ था तो 30,000 ही आपको मिलेंगे। ठीक है, अब बात आती है, अगर मान लो आपका 50,000 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 50,000 का, बट आपको 40,000 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस 40 का कराया हुआ, तो 40 मिलेंगे। ये नहीं कि जितने का इंश्योरेंस उससे ज्यादा देंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं देंगे। अगर उससे कम होता है तो देंगे। इसका मतलब क्या है? जितने का आपने इंश्योरेंस कराया है और जितने का लॉस हुआ है, दोनों में से जो भी मिनिमम है, दोनों में से जो भी मिनिमम है, कम है, वो आपको क्या किया जाएगा? कंपनसेट किया जाएगा। इसलिए इंडैमिनिटी का प्रिंसिपल हमेशा जनरल इंश्योरेंस में फॉलो किया जाता है रेदर देन लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर है? नेक्स्ट है वारंटी। वारंटी क्या होता है? और वारंटी का मतलब क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस। यहां पर वारंटी का मतलब क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि जो भी टर्म्स कंडीशन हमारी पॉलिसी में मेंशन की गई हैं वो सारी फॉलो करनी होगी। ठीक है, अब टर्म्स कंडीशन कुछ ऐसी होती हैं कि जो आपको बताते जाते हैं और कुछ नहीं बताई जाती, फिर भी मान ली जाती कि ऐसी होंगी। जैसे एक्सप्रेस वारंटी क्या होती है? टर्म्स कंडीशन, यानी कि जो पॉलिसी में लिख दी गई है, मेंशन कर दी गई, ये टर्म्स है, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको इंश्योरेंस की जो अमाउंट है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा इम्प्लाइड का मतलब है जो मान ली जाती है कि ऐसा हम मान लेंगे कि अपने आप ही मान लेंगे। जैसे इम्प्लाइड नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर बस में बैठना है तो टिकट लेनी होगी, फ्लाइट में जाना तो टिकट बुक करानी पड़ेगी, फ्लाइट में जाना तो टिकट बुक करानी पड़ेगी ना, ये तो नहीं ऑन द स्पॉट जाकर आप लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो वो इम्प्लाइड है। ठीक है, यानी कि हमें पता है ऐसा होगा। ठीक है, जो बिना बताए ही लोगों को पता होता है कि हाँ ऐसा होगा, तो वो कहते हैं इम्प्लाइड। कुछ टर्म्स कंडीशंस ऐसी होती है कि आपको पता है कि वो होंगी, वैसे ही फॉलो करनी है। लेट एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक्सीडेंट जो हमारा वो मोटर कार का था, एक्सीडेंट इंश्योरेंस था, उसको लेकर चलते हैं। अब हमें पता है, हमें मेरे घर जाने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब ये रास्ता जो है नॉर्मल है, सभी जाते हैं, तो ऑब्वियस है, तो इम्प्लाइड है ना, आपको भी यही रूट लेना है, आप दूसरा रूट नहीं ले सकते। बट इस रूट पर डेंजर है, जो दूसरा रूट है उस पर डेंजर है, वो बहुत कम लोग जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं, वैसे नहीं जाते हैं, वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप वो रूट लेते हो और फिर वहां पर एक्सीडेंट होता है तो कंपनी आपको पे नहीं करेगी। ये इम्प्लाइड है, ये टर्म कंडीशन में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये इम्प्लाइड है कि आपको यही रूट लेना है, आप यही रूट फॉलो करेंगे, क्योंकि सभी लोग यही रूट फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होते हैं कि टर्म्स कंडीशन की बात करें सिंपली कि आपके टर्म्स में एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है। ठीक है, ये आपकी फॉलो की जाती है। कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर रहा है कि जब भी आप इंश्योरेंस जो है एक से ज्यादा कंपनी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, बट जो आपको कंपनसेशन मिलेगा वो रेशियो में मिलेगा। ठीक है, वो सारा का सारा नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या क्या इंश्योरेंस कराया, ठीक है, अपनी कार का। ठीक है, अब कार का इंश्योरेंस कराया, उसने क्या किया, ABC 3 कंपनी से इंश्योरेंस करा दिया। ठीक है, उसकी 60 लाख की 6-7 लाख की गाड़ी थी। ठीक है, 7 लाख की गाड़ी थी। 50,000 का एक कंपनी से करा दिया, 20,000 का एक से करा दिया। लेट एग्जांपल लेते हैं, राम है, उसने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया। एक कंपनी से 50,000 का उसने क्या किया, इंश्योरेंस करा दिया। B से 20,000 का इंश्योरेंस ले लिया और C से 70 का ले लिया। ठीक है, अब कार ठीक चल रही थी, एनुअली पेमेंट करना होता है। अगर बाय चांस मान लो कार डैमेज हो जाती है, जो भी इन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो अब उसके बाद जो आपको कंपनसेशन मिलेगा वो कैसे मिले? मान लो 40,000 का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया,
ठीक है। अब वो कह रहे हैं 40,000 इससे ले लो, 40,000 इससे ले लो, 40,000 इससे। तो रियल ऐसा नहीं होता है। 40,000 आपको मिलेंगे बट प्रोपोर्शनेट रेशियो में, वो कंट्रीब्यूट कर दे जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा बिटवीन 3 कंपनीज। किस तरह से, इसने 50,000 किया है ना, तो इसकी रेशियो बना देंगे 5, 50, 20, 70, 5 to 7, यानी कि 40,000 को हम लोग 5 to 7 रेशियो में डिवाइड करेंगे। ए उतना कंट्रीब्यूशन करेगा, बी उतना करेगा, सी उतना करेगा। आप ये नहीं कि 40,000 हर किसी से ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप एक से ज्यादा कितने भी इंश्योरेंस लीजिए, आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, आपको जितना कंपनसेशन है, जो डैमेज है, वो प्रोपोर्शनेट रेशियो में मिलेगा, वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा, वो सारा का सारा आपको नहीं मिलेगा। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कंट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन ऑल दोज कंपनीज, ठीक है, उन सभी कंपनीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें हम लोग, तो राम कितनी भी कंपनी से इंश्योरेंस ले, लाइफ इंश्योरेंस, वो सारा का सारा उसे मिलेगा, चाहे वो ए से भी ले, बी से भी ले, सी से भी ले, ठीक है। लेट उसने इसे 10 लाख का इंश्योरेंस कराया है, इसे 50 लाख का कराया है, इसे 70 लाख का कराया है, ठीक है। अगर राम की जो भी मैच्योरिटी पीरियड है, इसका डेथ होती है, जो भी अर्ली होता वही होता है ना। अगर मान लो कि उसकी डेथ नहीं होती है, वो अलाइव है, तो 10 साल के बाद उसे 10 लाख भी मिलेंगे, 15 साल के बाद 50 लाख भी मिलेंगे, 10 ईयर के बाद 70 लाख भी मिलेंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या है, लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉलो नहीं होता है। इसमें आप किसी भी कंपनी से कितने भी अपने लाइफ के इंश्योरेंस ले सकते हैं, बट जो हमारा जनरल इंश्योरेंस है उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे जितना जितना लिया गया उस रेशियो में आपको डिवाइड कंपनसेशन मिलेगा। आप हर कंपनी से कंपनसेट नहीं करा सकते, फ्रॉड छुपाकर कुछ करते हुए एक डिफरेंट मैटर है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, सब्रोगेशन होता है शिफ्ट करना, प्रस्थापन करना, प्रस्थापन करना यानी कि शिफ्ट करना, यानी कि दूसरे को दे देना, ठीक है। सब्रोगेशन का मतलब ये होता है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कह रहे हैं, क्या शिफ्ट कर दे, क्या प्रस्तावित करे, क्या दूसरे को दे दे, राइट दूसरे को दे दो। मतलब आपका जो घर था, आपने उसका इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है हाउस का। अब इसमें आप लोगों ने फायर का या फिर थेफ्ट का तो होगा नहीं, फायर का इंश्योरेंस आप लोगों ने लिया हुआ है घर में, ठीक है। तो सब्रोगेशन राइट क्या कहता है कि जब आपके डैमेज होता है, लॉस होता है, तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। वो तो आपको पता है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा, जितने का भी आपने कराया है। बट कंपनसेशन मिलने के बाद वो सारा घर का राइट जो है, उसकी जो ओनरशिप है, वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, इंश्योरर को ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि जो वो कंपनी है उसको ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है, उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या शिफ्ट, राइट शिफ्ट कर दिया। सब्रोगेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि डैमेज के बाद, उसकी कंपनसेशन के बाद उस चीज का राइट जो है इंश्योरर के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो एक्चुअल ओनर जो इंश्योर्ड था उसके पास नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, अब ये देखिए, घर है, घर जल गया, ठीक है। अब जल गया, कुछ वेस्टेज रहती है, उसके अंदर वेस्टेज आ जाती है, बहुत सारी चीजें। अब ओनर ये सोचे कि भाई कंपनसेशन तो मिल गया मुझे घर का, बट अब जो ये वेस्टेज है इसको बेच के भी मैं पैसे कमा लूं तो नहीं, वो राइट किसको मिल जाएगा, इंश्योरर को मिल जाएगा, कंपनी को मिल जाएगा, वो उन चीजों को बेचेगी, तो सारा राइट उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उसके बदले तो वो पैसा ले चुका है ना, तो ओनर के पास वो उसकी ओनरशिप नहीं रह जाती है। तो उसके बाद जो इंश्योरर है, अगर उसे पता चलता है कि किसी वजह से किसने इसको क्या किया है, फायर किया है, जानबूझकर आग लगाई, या जो भी कुछ उस प्रॉपर्टी को जो भी नुकसान पहुंचा है, किस वजह से हुआ है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, उसके लिए केस भी कर सकती है वो इंश्योरर कंपनी, ठीक है। तो उसमें ओनरशिप इसके पास आ चुकी है, इंश्योरर के पास, तो अब इंश्योर्ड पर्सन है, उसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है, तो उसकी वेस्टेज वगैरह सारी किसका, उसका राइट किसका ट्रांसफर हो जाएगा, इंश्योरर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो गाड़ी है, तो गाड़ी जल गई, पूरी की पूरी खत्म हो गई, गाड़ी जल गई, तो अब उसका पैसा तो उन्होंने दे दिया ना, तो अब वो जो वेस्टेज बचा हुआ है गाड़ी का, लोहा तो बचेगा ना जलने के बाद भी, तो वो सारा कौन बेचेगा, इंश्योरर बेचेगा, इंश्योरेंस कंपनी बेचेगी। अगर मान लो चोरी हो गई, अब चोरी हो गई, आपके पास से तो चली गई, ठीक है, अब आपको तो कंपनसेशन कर दिया, कई साल कुछ टाइमिंग होती है, इतने साल के अंदर आपको मिल जाती है, तो ठीक है। अब वो क्या हुआ, चोरी हो गई, अब आपको नहीं मिली गाड़ी, तो आपको तो कंपनी ने तो क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। बट अगर वो गाड़ी फ्यूचर में मिल जाती है, ठीक है, तो वो इंश्योरर की होगी,
इंश्योर्ड पर्सन की नहीं, उसके तो पेमेंट मिल चुकी है, उसका कंपनसेशन मिल चुका है। तो सब्रोगेशन यानी प्रस्थापित जो हमारा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो क्या कहता है कि इसके अंदर इसका ओनरशिप जो राइट है कंपनसेशन के बाद वो ट्रांसफर हो जाएगा, कंपनसेशन मिलने के बाद जब वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, देन चलते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या होता है? मिटिगेशन होता है, क्या कह रहा है, मिटिगेशन यानी कि मिट्टी डाल दो, लॉस को कम कर दो, यानी कि जितना भी लॉस हो गया उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, लॉस कर दो। एक चीज बताना भूल गए, सब्रोगेशन भी लाइफ इंश्योरेंस पर फॉलो नहीं होता है, क्योंकि किसी की लाइफ का राइट हम इंश्योरर को नहीं दे सकते, ये जनरल इंश्योरेंस में ही यूज होगा। मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या होता है? लॉस जो भी कुछ हुआ है उसके ऊपर मिट्टी डालो, ये प्रिंसिपल कहता है कि इसको कम कर दो, मिनिमाइज कर दो, उसको कम से कम करने की कोशिश करो, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं है कि लॉस हो रहा है आपकी आंखों के सामने और आप उसे कह रहे ठीक है कोई बात नहीं यार, इंश्योर्ड है हम तो, पैसा मिल जाएगा ना, क्या जरूरत है, क्या टेंशन लेनी है। नहीं, उसके ऊपर मिट्टी डालो यार, उसको कम करने की कोशिश करो। मिटिगेशन का मतलब होता है मिनिमाइज करना, कम करना, उसे डिक्रीज करो, कम करो, लॉस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ये प्रिंसिपल ये कहता है। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो आपके घर में, गाड़ी में, किसी भी चीज में आग लग रही है, ठीक है, या वो चोरी हो रही है, आपको दिख रहा है चोर चोरी कर रहे हैं, बट आप कुछ नहीं कर रहे उसके लिए, ठीक है, तब क्या करना होगा? इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन नहीं देगी, क्योंकि वो सारी चीजें चेक करती है, सब कुछ चेक करेगी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर वो क्या करेगी? आपको कंपनसेट नहीं करेगी। ये प्रिंसिपल यही कहता है कि आपकी चीजों में, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, अभी इंश्योरेबल पढ़ा था ना, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप उस लॉस को कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे गाड़ी में आग लग गई, ठीक है, अब गाड़ी में आग लग रही, आप खड़े होकर देख रहे हैं, आग लगी, कोई बात नहीं यार, गवर्नमेंट दे देगी, नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे? आप वहां जाएंगे, उसको आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस आपकी गाड़ी जल रही है, नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी वाले दे तो देंगे, नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज उसको लॉस को कम करने की कोशिश करोगे ना। अरे कुछ लॉस कम हो जाए तो सिद्धांत कहता है कि आपने कुछ किया या नहीं किया भाई, आपने उसे कम करने की कोशिश की या नहीं की? क्या फायर ब्रिगेड को कॉल किया आपने? ठीक है, क्या आप लोगों ने बुलाया, आस पड़ोस वालों को बोला पानी डालने के लिए, आपने ट्राई किया कुछ? ठीक है, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, नहीं बुलाया, क्या किया आप लोगों ने? कोई हेल्प ली या नहीं ली? ठीक है, तो उस चीज की बात कर रहा है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे उस लॉस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, खड़े होकर तमाशा देखते हैं, तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी इस चीज का बहुत ध्यान रखती है, ठीक है, वो ऐसे सभी को पैसे बांटने के लिए नहीं बैठे। तो ये सिद्धांत यही कहता है कि आपको मिटिगेशन करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? प्रॉक्सीमेट कॉस्ट। प्रॉक्सीमेट क्या होता है? आपने मेट का मतलब तो पता होगा, सोलमेट, हमारे फ्रेंड्स मेट्स, ठीक है, हमारे पार्टनर, मेट वही होता है ना। प्रॉक्सीमेट आपने इससे मैं सिर्फ याद करा रही हूँ, प्रॉक्सी फ्रेंड्स की, अपने फ्रेंड्स की जो मेट होते हैं हमारे, उनकी प्रॉक्सी बोल देते ना क्लासेस में। यस मैम, वो नहीं आया बट हम बोल देते थे, ठीक है, यानी कि नियरेस्ट जो फ्रेंड होता था वही इसकी प्रॉक्सी बोलता था। तो प्रॉक्सीमेट क्या होता है? अगर कई बार क्या होता है, हिंदी में जो चीजें होती है, ठीक है, उसको भी वो लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, इंग्लिश में मिटिगेशन ही लिख देते हैं उसको, इस वजह से, सॉरी, प्रॉक्सीमेट ही लिख देते हैं डायरेक्ट, तो इस वजह से बता रही, प्रॉक्सीमेट होता है नियरेस्ट, पास वाला, ठीक है, नियरेस्ट कॉस्ट यानी कि सबसे नियर वाला। प्रॉक्सीमेट होता है जो सबसे नियर होता है हमारा, जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है, वही प्रॉक्सी बोलता है ना, क्योंकि इसमें डर भी तो रहता है ना पकड़े जाने का। तो नियरेस्ट जो होता है इसका, अब ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, क्या नियरेस्ट बताना चाह रहा है? ये कह रहा है अगर आपकी पॉलिसी में, आपने बताया था यहाँ पर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक्सप्रेस टर्म कंडीशन मेंशन है, ठीक है, ये रीजन अगर होता है, आग लगती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको कंपनसेट करेंगे, ठीक है। लेकिन किस इम्प्लाइड क्या है, अगर आग किसी और वजह से भी लग जाती है या गाड़ी में रखी और चीजें भी हो जाती है, ठीक है, किसी नियरेस्ट रीजन की वजह से, किसी और कारण की वजह से हमें नुकसान हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये रूट एक्सप्रेस है कि आपको इसी से जाना है, ठीक है, यही बताया था, ए रूट और बी रूट, इस पे डेंजर है, तो ऑब्वियस है, इम्प्लाइड है कि आप यही रूट लेंगे क्योंकि हर कोई यही लेता है। लेकिन किसी इमरजेंसी में, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई लैंडिंग करनी पड़ गई, ठीक है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, किसी भी रीजन से आप वहां से नहीं जा सकते क्योंकि सब जा रहे हैं वहां से, तो आपको ये रास्ता लेना पड़ा मजबूरी में, ठीक है, तो आप यहां पहुंच गए, अब इस रास्ते से गए, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हो गया, बट जो भी आपका नुकसान हुआ, तो अब वो तो भाई इम्प्लाइड है, भाई इस रास्ते का तो मिलेगा ही नहीं, यही कहा था ना हमने, बट
वो क्या करती है, प्रोक्सीमेट कोज चेक करती है, नियर बाय कोज चेक करती है। प्रिंसिपल यही कहता है कि नियर बाय कोज देखो कि यहाँ गए क्यों तुम लोग, रीजन क्या था। तो उसने देखा कि रीजन बहुत बड़ा था, उस चीज को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, पैसेंजर्स को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, या फिर आप इमरजेंसी थी, मेडिकल इमरजेंसी, वट एवर, आपको वो रास्ता लेना पड़ा, ठीक है, तो भी आपको उसका मिलेगा। तो इसको अगर नियरेस्ट कोज है, अगर कोई रीजन है, प्रोक्सीमेट कोज है, तो आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कोज, कि आपको मिलेगा अगर वो कोज जो है जेन्युइन है और नियरेस्ट है, ठीक है। यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा ना, लेकिन सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं देखा जाता, सारे प्रिंसिपल देखकर ही आपको पेमेंट की जाती है, ठीक है। इसमें भी प्रोक्सीमेट कोज में भी हमारा लाइफ इंश्योरेंस फॉलो नहीं करता है, लाइफ इंश्योरेंस मिटिगेशन ऑफ लॉस को भी नहीं करता है, ठीक है। हाँ, एक उसमें कर सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं सुसाइड ना करें, ठीक है। अगर आपके सामने कोई सुसाइड कर रहा है या किसी को जानबूझकर मार रहे हैं तो वहां पर वैसे ये उसमें यूज नहीं होता, ना ही सब्रोगेशन नहीं होता है, सारे के सारे किसमें यूज होते हैं, जनरल इंश्योरेंस में, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन भी जनरल इंश्योरेंस में होता है, वारंटी भी, इंडैमिनिटी भी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसमें, और प्रिंसिपल ऑफ द एटमोस्ट गुड फेथ, दोनों में हमारा क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस फॉलो करते हैं दोनों प्रिंसिपल्स को, बाकी को नहीं करता है। ये क्लियर हो गया। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से भी हमारे एमसीक्यूज बनते हैं, तो वो भी क्लियर करना। री इंश्योरेंस क्या कह रहे हैं कि री का मतलब क्या होता है, दोबारा से करना, राइट। री का मतलब यही होता है दोबारा से करना। इंश्योरेंस आपको पता है, यानी कि दोबारा से इंश्योरेंस करना। अब दोबारा से इंश्योरेंस करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक कंपनी है, ठीक है, उससे किसी ने इंश्योरेंस कराया, लाइक मैंने इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, नेहा अग्रवाल ने इंश्योरेंस करवाया, लाइक मैंने करा लिया 70 लाख का, ठीक है, एक कंपनी से मैंने 70 लाख का इंश्योरेंस करा लिया। बट अब एक कंपनी को लग रहा है यार 70 लाख जो हो गए ना एकदम से देने मेरे लिए थोड़ा सा, अगर डैमेज हो जाता है तो एकदम से लॉस उसे देना पड़ेगा। तो अब वो क्या कर पा रही है, वो तो नहीं कर पा रही है, ठीक है, वो रिकवर नहीं कर पाएगी। जब कंपनसेशन देना होगा तो उसे लग रहा है कि मेरे ऊपर रिस्क आ जाएगा, बर्डन ना आ जाए मेरे पास। तो एक कंपनी ने क्या किया, बी कंपनी से इंश्योरेंस करा दिया 30 लाख, यानी कि अपना रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसने क्या किया, एक कंपनी ने अपने रिस्क को कम करने के लिए एक दूसरी कंपनी से क्या कर लिया, इंश्योरेंस ले लिया। नेहा को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, नेहा तो एक के पास जाएगी। नेहा ने एक 70 लाख का इंश्योरेंस करा लिया, नेहा का इंश्योरेंस एक ही है। री इंश्योरेंस क्यों कह रहे थे कि एक कंपनी ने उस इंश्योरेंस को दोबारा से इंश्योरेंस कराया है, ठीक है। पहले एक कंपनी ने मेरा इंश्योरेंस किया, फिर उसने उस इंश्योरेंस को, ठीक है, फिर उसने अपने आप को दूसरे से क्या किया, इंश्योर्ड कराया है, ठीक है। अब यहाँ पर इंश्योर्ड कौन है, एक कंपनी। यहाँ इंश्योर्ड कौन है, नेहा। यहाँ पर ये है इंश्योरर, लेकिन इन केस ऑफ दिस ये इंश्योर्ड हो गया, इसने अपने आप को इंश्योर्ड कराया क्योंकि इसे भी डर था, अरे 70 लाख एकदम से देना मेरे लिए रिस्की ना हो जाए, मेरे ऊपर बर्डन ना आ जाए। अपने बर्डन को कम करने के लिए इसने क्या किया, बी से इंश्योरेंस करा दिया। तो ये कौन हो गया, इंश्योरर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं री इंश्योरेंस, जहां पर दो इंश्योरर होते हैं, दो इंश्योर्ड होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कल को कोई प्रॉब्लम होती है, डैमेज होता है, कंपनसेट करना पड़ता है, तो नेहा किसको बोलेगी, एक कंपनी को बोलेगी 70 लाख रुपीस देने के लिए, ठीक है। और एक कंपनी किसके पास जाएगा, बी कंपनी के पास जाएगा 30 लाख रुपीस लेने के लिए, जब वो कंपनसेशन चाहिए होता है, ठीक है। इसका रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये था री इंश्योरेंस, दोबारा से इंश्योरेंस कराना, ठीक है। अब बात आती है डबल इंश्योरेंस क्या होता है। डबल समझ ही रहे हो, जब एक ही पर्सन री इंश्योरेंस दोबारा हुआ है, यहां पर इंश्योरेंस दोबारा हुआ है, ठीक है। डबल इंश्योरेंस जब एक ही व्यक्ति दो दो कंपनी से इंश्योरेंस ले रहा है, ठीक है। अभी नेहा ने किससे लिया था, ए से। ए ने अपना रिस्क, ए को क्या करना, रिस्क कम करना था, तो बी के पास चला गया, ठीक है। लेकिन यहां पर नेहा ने लिया, ए कंपनी से भी इंश्योरेंस ले लिया और बी कंपनी से भी इंश्योरेंस ले लिया, उसको बोलते हैं डबल इंश्योरेंस लेना। इंश्योर्ड एक ही है, इंश्योरर दो है, यहां पर क्लियर हो गया। यहाँ पर डबल इंश्योरेंस क्या कहलाया, समझ में है। नेहा ने एक से ज्यादा कंपनी से जब इंश्योरेंस लिया तो वो डबल इंश्योरेंस कहलाता है। बट वहां पर नेहा ने एक ही कंपनी से लिया था, वो सिंगल इंश्योरेंस था, लेकिन उस कंपनी को अपना लॉस
ज्यादा लग रहा था, अपना रिस्क ज्यादा लग रहा था, अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए उसने एक फर्दर कंपनी से इंश्योरेंस लिया, तो वो री इंश्योरेंस कहलाता है। यहाँ पर दो इंश्योर होते हैं, दो ही इंश्योर होते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस यानी एक से ज्यादा से जब आप क्या करते हैं इंश्योरेंस लेते हैं, वो क्या कहलाता है, डबल इंश्योरेंस कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है इंश्योरेंस। एश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस और एश्योरेंस सिर्फ एक छोटे से वर्ड का डिफरेंस है। एश्योरेंस क्या होता है? एश्योर करना, ठीक है, आपको गारंटी देना, एश्योर करना, विश्वास दिलाना कि आपको जो है कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा अपने इंश्योरेंस कराने के। ठीक है, अब एश्योरेंस क्या होता है, किसके लिए यूज करते हैं? लाइफ इंश्योरेंस के लिए। हम नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस के लिए एश्योरेंस वर्ड यूज करते हैं, सिंपल। ठीक है, और जो हमारा जनरल इंश्योरेंस है उसके लिए इंश्योरेंस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब ही क्या है? रिस्क को कवर करना है, रिस्क को मिनिमाइज करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है? सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट मिलती है। इन्वेस्टमेंट मतलब एश्योर कर रहा है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपकी डेथ होती है या नहीं होती है। ठीक है, जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ होती है या टाइम एक्सपायरी होती है, जो भी कुछ होता है उससे पहले जो भी होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, टाइम एक्सपायरी डेथ से पहले। ठीक है, इसके अंदर एश्योरेंस होता है, लेकिन इसके अंदर एश्योरेंस नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ इंश्योर होता है। इंश्योर क्या होता है कि अगर लॉस हुआ, डैमेज हुआ तो ही आपको कंपनसेट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस जो होता है जनरल इंश्योरेंस का होता है, एश्योरेंस का होता है लाइफ इंश्योरेंस का होता है। डैमेज होगा तो मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा, तो ये एश्योरिटी दी जाते हैं। तो ये वर्ड हम जनरल इंश्योरेंस के लिए यूज करते हैं और एश्योरेंस वर्ड सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज किया जाता है, जनरल इंश्योरेंस के लिए यूज नहीं करते हैं। चलिए, ये हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। नीड, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस क्या है? नीड यानी कि जरूरत क्यों है इंश्योरेंस करने की, या इसके फायदे क्या है? ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, इसके लाभ वगैरह जो भी कुछ है, ठीक है, वो सब उनकी जरूरत ही क्यों है। तो सबसे पहले फटाफट कर लेते हैं। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी देता है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को कम करता है, रिस्क को कम करता है। इन्वेस्टमेंट एलिमेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी देने के साथ साथ हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी होता है कि भी हमारे फ्यूचर में इस बहाने सेविंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, फ्यूचर में कुछ पैसा इकट्ठा होकर हमारे पास आ जाता है। बट वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में होता है, जनरल इंश्योरेंस में नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, डेफिनेटली अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारे ऊपर जितना भी रिस्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दूसरी कंपनी भी उसे ले लेती है, हमें अकेले को बियर करना नहीं पड़ता। देन लोन फैसिलिटी। अब लोन फैसिलिटी में क्या है, जो एलआईसी है, ठीक है, एलआईसी ने मान लो आप लोगों ने क्या किया, इंश्योरेंस ले लिया, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनको रखकर आप लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर लोन ले सकते हैं अगर आपको लोन की जरूरत है तो। क्योंकि ऑब्वियसली लोन किसको देते हैं, जिसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा हो। अब हर किसी को तो लोन नहीं देते ना, चेक करना पड़ता है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है, तो और उससे कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है। अब गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, बाकी जो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स है उसको रख के आप लोन ले सकते हैं इसलिए। एनकरेजमेंट टू सेविंग, ऑब्वियस सेविंग का एनकरेजमेंट पता है कि भी अगर हम चले जाते हैं या फिर कुछ टाइम बाद हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए सेविंग के लिए भी इंकरेजमेंट करता है कि हमारे फ्यूचर के लिए क्या होगा, कुछ सेव हो जाएगा। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑब्वियसली ये भी लाइफ इंश्योरेंस में होता है। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐसे हेल्प करता है, जो हमारी इकोनॉमी होती है, वो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उसको हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं। अब प्रीमियम अगर हम उसे कुछ दे रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम दिया हम लोगों ने, उसको वो फर्दर क्या करेगी, फर्दर कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी, या तो फर्दर कंपनीज को लोन देगी, ठीक है, आगे फर्दर और कंपनीज में पैसा लगाएगी, इन्वेस्ट करेगी फर्दर, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीजमेंट में हेल्प करेगी, यानी कि फर्दर और लोगों को जो जरूरत है उस पैसे की वो वहां पर देगी, तो उससे फर्दर लोन प्रोवाइड। इससे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को और आगे लगाकर उसे क्या कर मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है, तो इस तरह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प हो रही है। मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि और लोगों को भी पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है कि एजेंट ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए लोगों तक पहुंचने के लिए, इंश्योरेंस कराने के लिए, ठीक है, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी इंश्योरेंस की वजह से काफी बढ़ गई है। रिबेटेड इनकम टैक्स, अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको रिबेट भी मिलती है टैक्स। अब हम करते हैं अपने इंश्योरेंस के टाइप्स, कितनी तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ है, मेराइन है, फायर है, थेफ्ट है, क्रॉप है, ठीक है, फिडेलिटी है, हेल्थ, हमने नाम देखे थे। तो सबसे पहले अब चलते हैं लाइफ इंश्योरेंस पर। अब लाइफ इंश्योरेंस होता है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है आपको समझ में आ गया, वो इंश्योरेंस जो लाइफ के लिए जो लिया जाता है, इसके अंदर आपकी दो चीजें देखी जाती है, एक तो मैच्योरिटी पीरियड देखा जाता है, जिसको हम टाइम की बात कर रहे थे, ठीक है, या फिर डेथ ऑफ द पर्सन, इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है। अब मैच्योरिटी पीरियड किसको बोलते हैं, मैच्योरिटी पीरियड वो होता है जितने टाइम के लिए आपने पॉलिसी ली है उस टाइम का पूरा हो जाना, मैच्योर हो जाना, ठीक है, तो उसे मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं। और डेथ, ये कह रहे हैं कि भी मैच्योरिटी पीरियड जितने साल की आपने ली है और जो डेथ है उससे पहले जो भी होगा आपको रिसीव कर दी जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस, जो आपकी लाइफ के रिस्क को कवर करने के लिए उसके बदले आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, वो लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है। आप एक छोटा सा प्रीमियम पे करते हैं जिसके बदले आपके जो सर्टेन है, ये रीजन सर्टेन है, पता है डेथ हो गई होगी, ठीक है, 10 साल 15 साल कवर होंगे ही होंगे, तो सर्टेन है यहाँ पर फ्यूचर, ठीक है, सर्टेन है ना। ये नहीं पता 10 साल में 15 साल में 20 साल में कब जाएगा इंसान, बट मैच्योरिटी फिक्स करके मैच्योरिटी पीरियड की वजह से क्या हो गया, फिक्स हो गया ये, ठीक है, ये होगा ही होगा, ये तो हमें पता है, ये तो होगा ही होगा, ये नहीं है कि भी पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ प्रीमियम पे करके हम उस रिस्क को क्या करते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश, उस लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहलाता है, लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्या, लाइफ इंश्योरेंस क्यों कर रहे हैं हम लोग, 2 रीजन होते हैं, प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट। प्रोटेक्शन यानी कि हमारी फैमिली को प्रोटेक्शन मिल जाते हैं कि अगर उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, जो हेड है फैमिली का, उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया, अगर बाई चांस से कुछ हो जाता है तो हमारे क्या होते हैं, आगे अपने लिवलीहुड रन करने के लिए हमारी काफी हेल्प हो जाती है, प्रोटेक्शन मिलती है फ्यूचर के लिए, ठीक है। अगर वो चला गया एकदम से धक्का नहीं लगता है फैमिली को, और वो क्या कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस इन्वेस्टमेंट हो जाती है कि एक मैच्योरिटी टाइम है, मैच्योरिटी टाइम से पहले मिल ही जाएगा हम लोग को, तो पर्टिकुलर जिस पर्पज के लिए हम इसे यूटिलाइज करना कर सकते हैं, इस बहाने से हम सेविंग भी कर लेते हैं, और हमारे जैसे एफडी कराते हैं वो कराते हैं, तो इससे प्रोटेक्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, तो ये भी बेनिफिशियल, जरूरी नहीं है कि बंदा जाएगा तो ही आपको मिलेगा, जो भी दोनों में से अर्ली होगा उस पर आपको अमाउंट मिल जाएगी। इस वजह से इसका ऑब्जेक्टिव लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, दोनों रीजन की वजह से क्या आता है, प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट की वजह से। देन बात करते हैं प्रिंसिपल सिद्धांत, मैंने ऑलरेडी इंश्योरेंस के सारे सिद्धांत बता दिए हैं आप लोग को, 8-9 सिद्धांत है, ठीक है, जिसमें से कुछ हमारे लाइफ इंश्योरेंस पर फॉलो होते हैं, कुछ हमारे फायर पे होते हैं, कुछ मैराइन पर होते हैं, कुछ हमारे पर्टिकुलर ओवरऑल जनरल इंश्योरेंस सभी पर लागू होते हैं, ठीक है। तो इस पर जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस पर सिर्फ 2 ही हमारे इंप्लीमेंट होते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, दोनों में गुड फेथ होना चाहिए, दोनों कोई बातें एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे, इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को सारी इन्फॉर्मेशन जो भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड और इंश्योर्ड है, जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी क्या की जाएगी, बताई जाएगी, कंसील नहीं करेंगे, इसे हाइड नहीं करेंगे। सेकंड है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि जिस टाइम पर आप पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम पर आपका उस चीज में इंटरेस्ट होना जरूरी है, जो भी वो सब्जेक्ट मैटर है जिससे भी आप क्या करें, जिसका भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उसके साथ आपका रिलेशन होना चाहिए, उसका आप में इंटरेस्ट होना चाहिए उस टाइम पर। बाद में क्या होता है, डजंट मैटर, ठीक है, ये समझ में आ गया। बाप बेटे का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, माँ बेटे का रिलेशन है, ठीक है, माँ बच्चे का है, इस तरह से, ठीक है, जो हमारे फैमिली रिलेशन होते हैं, ठीक है, हमारा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। हो सकता है कोई जो ओनर है, ठीक है, कोई पर्सन है, वो अपने डेटर का इंश्योरेंस करा, उसका उसकी लाइफ में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको पैसा मिलना चाहिए, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस टाइम पर जब पॉलिसी का है उस टाइम पर आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है, ठीक है, उसके बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लाइफ इंश्योरेंस के 2 प्रिंसिपल, ये 2 प्रिंसिपल हमेशा लाइफ इंश्योरेंस के यूज किए जाते हैं। बाकी अगर आता है कि भाई इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में यूज होता है या फिर हमारा जनरल में, तो जनरल में होता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल है, एटमोस्ट गुड फेथ एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कुछ टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत सारी पॉलिसीज होती है, ठीक है, आजकल बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम स्कीम्स नहीं बता रहे हैं यहाँ पर नॉर्मली 2 तरह की हमारी पॉलिसी होती है जो लाइफ इंश्योरेंस की, वो आपको डिफाइन करें, फिर इसके अंदर जो स्कीम्स है वो आती रहती है, इससे आपको ओवर सारे कंप्लीट समझ में आ जाएगा एक्चुअल में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती कौन कौन सी है। 2 तरह की होती है हमारी, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी यानी कि पूरी लाइफ की, ठीक है, पूरी लाइफ की इकट्ठी पॉलिसी कर दी, एक बार कर दी हम लोगों ने। इसमें क्या होगा, होल लाइफ का नाम ही बता दिया, पूरी लाइफ की इंश्योरेंस करा रहे हो आप, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डेथ के बाद ही आपको पेमेंट मिलेगी, पूरी लाइफ की इंश्योरेंस करा दी। एक सबसे पहले कौन सी होती है, होल पॉलिसी लाइफ ऑफ लिमिटेड प्रीमियम। आपने कोई लिमिटेड प्रीमियम से आप लोगों ने क्या क्या इंश्योरेंस कराया, लिमिटेड प्रीमियम में आप लोगों ने लिया और वो पे कर दिया, ठीक है, और फिर जो भी सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड का मतलब आप लोग को पता होगा, ठीक है, सम एश्योर्ड जो है मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो वीडियो चेक कर लेना। होल सम एश्योर्ड की अमाउंट क्या होगी, आपको डेथ के बाद मिलेगी। आपने एक बार लिमिटेड जो प्रीमियम करना था वो आपने कर दिया, ठीक है, उसके बाद जब आप डेथ हो जाएगी, जबकि उस इंश्योर्ड पर्सन की, तो उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलेगी। ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी, ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, आप मंथली, ईयरली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली आप पेमेंट करते रहते हैं, जब तक डेथ नहीं होती है तब तक आप पेमेंट करते रहते हैं, और डेथ होने के बाद आपको क्या होगा, मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, अमाउंट मिल जाएगी, यानी सम एश्योर्ड अमाउंट। होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम, होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम में क्या कह रहा है, एक सिंगल प्रीमियम एक बार पे कर दिया, इसमें क्या था, एक लिमिटेड प्रीमियम पे करना है, चाहे आप कुछ टाइम में पे कर रहे हैं, ठीक है, या फिर
एक साथ पे कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी में आप ऑर्डिनरी में क्या है कि मंथली वीकली ये चलता रहता है, जब तक लाइफ नहीं जाते तब तक आप पेमेंट करते ही रहते हैं, प्रीमियम भरते रहते हैं, छोटी सी अमाउंट की पूरी लाइफ की होती है, तो इसकी क्या होती है, रेट बहुत कम होती है। होल लाइफ पॉलिसी सिंगल प्रीमियम, इसकी रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सिंगल प्रीमियम पूरी लाइफ का एक ही बार प्रीमियम पे करना होता है। एक बार हमने पे कर दिया, फिर आज मान लो आज हम लोगों ने 50,000 या 1 लाख हमने पे कर दिया, ठीक है, 50,000 की हमने ले 50,000 पे, जितना भी समय छोड़ होगा वो मरने के बाद ही मिलेगा, डेथ के बाद ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि होल लाइफ पॉलिसी है, पूरी लाइफ की पॉलिसी है, इसके अंदर कोई मैच्योरिटी टाइम नहीं देखा जाएगा, ठीक है। इसके अंदर डेथ के बाद ही आपको पेमेंट की जाएगी। अब इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स आ गई, वैसे अभी बहुत कम लेते हैं लोग। एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आपका मैच्योरिटी पीरियड और डेथ दोनों देखे जाएगी, जो भी अर्ली होगा उसमें आपको क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। तो ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, ऑब्वियस है कि आप पे कर, जो आपके टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग पे करते जा रहे हैं। मैच्योरिटी पीरियड पहले आ गए, डेथ पहले आ गए, तो नॉर्मली हम क्या कर देंगे, इसके लिए इसको ऑर्डिनरी बोलते हैं। डायरेक्ट एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी बोले, एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी बोले, ऑर्डिनरी बातें कि दोनों में से जो भी पहले होगा उस पर आपको अमाउंट मिल जाएगी। डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, इसमें क्या होता है डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी में, इसमें कहता है कि इस लाइफ पॉलिसी में अगर डेथ हो जाती है, ध्यान सुनना, अगर डेथ हो जाती है तो जितने भी आपके सम एश्योर्ड अमाउंट है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट अगर वो अलाइव रहता है और मैच्योरिटी टाइम पहले हो जाता है, अलाइव रहता है, वो जिंदा रहता है इंसान, लेट हम मानते हैं कि 15 ईयर्स की हमारी मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है। और अगर वो बंदा क्या, तो 15 ईयर से पहले चला जाता है, इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, तो सम एश्योर्ड अमाउंट जितनी भी है, 5 लाख 10 लाख 50 लाख जो वटेवर, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी, उनकी फैमिली को मिल जाएगी। बट अगर वो अलाइव रहता है, वो क्या रहता है, अलाइव रहता है पूरे 15 साल तक, ठीक है, 15 साल मैच्योरिटी पीरियड, 15 साल का है ना, मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर वो अलाइव है, तो आपको डबल सम एश्योर्ड मिलेगी, डबल अमाउंट मिलेगी। यानी कि अगर यहाँ आप 40 लाख मिल रहा है तो यहाँ पर आपको 80 लाख मिलेगा, जब वो अलाइव है तो। ये है डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। फिर डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, इसमें स्पेसिफाइड टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। लेट आपकी मैच्योरिटी टाइम 15 साल की, आपका स्पेसिफाइड टाइम फिक्स कर दिया 10 साल 15 साल 20 साल, उसके बाद ही आपको मिलेगी। डेथ होती है या नहीं होती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली यहाँ पर तो क्या था, डेथ हो जाती है तो आपको पहले मिल जाएगी, ठीक है, या फिर जो भी पहले होता है मैच्योरिटी टाइम में डेथ से पहले, लेकिन इसके अंदर डेथ से कोई लेना देना नहीं है किसी की, ठीक है। डेथ होती है या नहीं होती है, लाइफ है डाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर डेथ भी हो जाती है तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, वो स्पेसिफाइड टाइम के बाद ही मिलेगा। वो डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। ये था लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है। लाइफ इंश्योरेंस क्या, लाइफ इंश्योरेंस के बाद आता है फायर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब तो क्लियर हो ही गया सभी को, ठीक है, कि कुछ प्रीमियम पे करके हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, और फायर के लिए जब हम कुछ पेमेंट करते हैं तो फायर इंश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका नेचर क्या है, अब फायर इंश्योरेंस होता कैसा है, सबसे पहली बात उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कभी भी ओरली, ऑब्वियसली कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरली नहीं होता है, रिटर्न होता है। 2 पार्टीज होते हैं, इंश्योरर। रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इज नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं कि सम एश्योर्ड की अमाउंट मिलेगी ही मिलेगी, ये हर जनरल इंश्योरेंस के लिए लागू होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे वाले में मैं नहीं बताऊंगी इसको। सम एश्योर्ड की पेमेंट जो है नेसेसरी है, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए वहां पर वर्ड एश्योरेंस यूज किया गया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, इंश्योरेंस वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, एश्योरेंस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए सम एश्योर्ड मिलेगा ही जरूरी नहीं है। अगर आप डैमेज होता है, अगर फायर होती है तो ही उसका कंपनसेशन दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, मैक्सिमम पीरियड आपको बताया था 1 ईयर का होता है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। आप किसी भी तरह से मंथली या क्वार्टरली आप पे कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 1 ईयर का होता है। 1 ईयर के बाद आपको रिन्यू कराना होता है, ठीक है। अगर 1 ईयर का आपने इंश्योरेंस कराया है, कई बार क्या होता है कि हमने इंश्योरेंस करा दिया, ईयरली पे कर लिया, उसी ईयर हमारा कोई कंपनसेशन कुछ भी डैमेज नहीं, और नेक्स्ट ईयर हम रिन्यू नहीं कराते और डैमेज हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि हमने लास्ट ईयर पेमेंट किया था, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा से रिन्यू करा पाए, कोई कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी। आपको पता है इंडैमिनिटी का प्रिंसिपल लागू होता है यहाँ पर, ठीक है। इंडैमिनिटी कहता है कंपनसेशन पे किया था, यानी कंपनसेशन पे करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको कुछ ना कुछ, इंडैमिनिटी का मतलब क्या था, कंपनसेशन, आपको कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा, कुछ डैमेज होता है तो, ठीक है। ओनली प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, प्रोटेक्शन क्लियर हो चुका है। सरेंडर वैल्यू इसमें कुछ नहीं मिलती है, ठीक है, ओनली कंपनसेशन ही मिलता है। सरेंडर वैल्यू आपको पता था कि मैच्योरिटी
पीरियड से पहले जब आप उसको तोड़ देते हैं, बीच में ब्रिज कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तोड़ देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो क्या होता है आपको कुछ सरेंडर वैल्यू मिल जाती है, लेकिन वो लाइफ इंश्योरेंस में मिलती है, जनरल इंश्योरेंस में नहीं मिलती, चाहे वो फायर इंश्योरेंस है। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, जो फायर इंश्योरेंस होता है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक जो पर्टिकुलर जो इंसान होता है ना उसके कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पहले उसके कैरेक्टर को चेक किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है लोग खुद ही अपनी शॉप पे आग लगा देते हैं, ठीक है। बीच में बहुत हुआ था, आग लगा देते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं कंपनी वालों को बुला लेते हैं कि देखो आग लग गई है, ये हो गया वो हो गया, हमने फायर ब्रिगेड वालों को भी कॉल किया, ये भी किया, हमने इसे मिटिगेट करने की भी कोशिश की, और फिर वो कंपनसेशन लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो उसके क्या करती है, पर्सनल जो उसका कैरेक्टर है उसको भी आइडेंटिफाई करती है, पहले देखती है। तो इस फायर इंश्योरेंस के अंदर अगर वो पर्सन अपनी शॉप को, मतलब शॉप का एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी शॉप को बेचना चाहता है तो पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। फायर इंश्योरेंस वो प्रीमियम पे करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो खुद आग लगा ले तो पहले उस पर्सन को वो चेक करेगी इंश्योरेंस कंपनी, वो उसके लिए आपको स्टे नोटिस भी दे सकती है, आपको बेचने भी नहीं देगी, उतना उसको राइट होता है इंश्योरेंस कंपनी को। तो इस वजह से फायर जो इंश्योरेंस होता है वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी होता है, तो पर्सन को भी चेक किया जाता है वहां पर, ठीक है। जिसका कैरेक्टर सही नहीं होता या जो लगता है कि सही पर्सन नहीं है तो उसको नहीं दिया जाता है। ओके, कितनी तरह का हो सकता है, कई तरह का हो सकता है, जो मेन रेंज होती है वो मैंने सारी इसमें कवर कर ली है। फर्स्ट है एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी क्या कह रही है, जो आपकी सम एश्योर्ड वैल्यू होती है, ऑब्वियसली किसी ना किसी अमाउंट के लिए तो आपने किया ही होगा ना, 10 लाख का, 5 लाख का, 50,000 का, जितने का भी इंश्योरेंस कराते हैं वो सम एश्योर्ड कहलाता है। सम एश्योर्ड की वैल्यू और नॉन सम एश्योर्ड वैल्यू, ठीक है। एवरेज पॉलिसी क्या कहती है कि भाई इसके अंदर जितना भी आपने सम एश्योर्ड किया और ये नहीं किया है उसके रेशियो में आपको पेमेंट की जाती है, उसका एवरेज पे किया जाता है। जैसे आपने किसी भी चीज को सम एश्योर्ड कराया, आपने 50,000 का आपने क्या करा लिया, कोई भी आपकी गुड्स थी, बाइक थी आपकी, लाइक आपकी बाइक है 70,000 की, ठीक है, और आपने सम एश्योर्ड कराया उसका 40,000 का, यानी कि 30,000 का नहीं कराया, तो नॉन सम एश्योर्ड क्या हो गया, 30,000 का हो गया, ठीक है। और डैमेज हो गया आपकी बाइक में और आपको लॉस हो गया 20,000 का, ठीक है। तो इस रेशियो में, क्योंकि 4:3 रेशियो है, ठीक है, तो 4:3 रेशियो में ही 20,000 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर जितना इसके राइट में आप 14,000, ठीक है, यानी कि 8,000 और 6,000 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, रेशियो में डिवाइड कर दिया, यानी कि सिर्फ 8,000 की पेमेंट होगी आपको। 6,000 तो आपके क्या है, नॉन एश्योर्ड की है। तो ये क्या, सम एश्योर्ड और नॉन एश्योर्ड की एवरेज पॉलिसी में क्या होता है, उसकी रेशियो में ही आपको कंपनसेशन किया जाता है। ये नहीं है कि आपने 40,000 का किया हुआ है, ठीक है, तो 14,000 का आपका लॉस हो गया, डैमेज हो गया, कंपनसेशन इतना बनता है, तो 40,000 का तो आपने एश्योर करवा ही रखा है, तो आपको 14 के 14 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा सम एश्योर्ड और नॉन एश्योर्ड की अमाउंट की रेशियो में ही मिलेगा, ठीक है। वैल्यू पॉलिसी क्या होती है, ये पॉलिसी उसके लिए ली जाती है डैमेज होने पर, जब भी डैमेज हुआ है उस टाइम पर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत टफ होता है, ठीक है। अब जैसे बाइक है, बाइक टूट गई, अब उसके लिए तो आप पता लगा सकते हैं ना, अरे ये पुर्जे खराब हो गई, ये पार्ट्स खराब हो गए हैं तो इनको बदलना है, ठीक है, या ये चीजें एक्सीडेंट में खत्म हो गई है, ये चीजें इसमें लगेंगी तो ये ठीक हो जाएगी, तो कितना लॉस हुआ वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आइडेंटिफाई करना टफ होता है, जैसे डायमंड है, ठीक है, कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स है हमारी, ठीक है, पुरानी स्क्रिप्चर्स है हमारी, ठीक है, हमारी पेंटिंग्स है, ठीक है, उन सब की वैल्यू आइडेंटिफाई करना हर किसी के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। एक पेंटिंग मैं कहूँ क्या पेंटिंग है, किसी के लिए वो 5 लाख तक की भी लेने को तैयार है, ठीक है, आर्टिस्ट जो होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है वैल्यू पॉलिसी उसके लिए ले जाते हैं ताकि उस टाइम पर उसका तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट होती है वो आपको पे की जाती है। इसके अंदर स्पेसिफाइड अमाउंट फिक्स कर दी जाएगी, पहले से प्री फिक्स कर दी जाएगी, अगर कुछ भी होता है तो आपको इतनी अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन स्पेसिफाइड पॉलिसी क्या होती है, स्पेसिफाइड पॉलिसी कहती है, नाम बता रहे कि इसके अंदर भी स्पेसिफाई कर दी जाएगी, अमाउंट पहले फिक्स कर दी जाएगी, जितना भी आपने सम एश्योर्ड किया है वो सारा आपको मिल जाएगा। एवरेज पॉलिसी की तरह सम एश्योर्ड या नॉन सम एश्योर्ड में रेशियो नहीं निकाली जाएगी, प्रोपोर्शनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस पॉलिसी में जितना भी सम एश्योर्ड आपका है वो सारा का सारा मिलेगा आपको, ठीक है, जो भी डैमेज होगा। लाइक आपके घर में चोरी विथ थेफ्ट इंश्योरेंस, सॉरी फायर की हम बात कर रहे हैं, फायर इंश्योरेंस लेकर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, फायर हो गई, ठीक है, आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ था 50,000 का, ठीक है, फायर 40,000 का, ठीक है, घर तो आपको बहुत बड़ा है ना, ठीक है,
आपका घर तो ऑब्वियस 5 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, कितने का भी हो सकता है। तो लेकिन आपने 50,000 का सिर्फ क्या करवाया, अपने अकॉर्डिंग इंश्योरेंस करवा लिया, फायर इंश्योरेंस। और 40,000 की गुड्स क्या हो गई। अब देखा जाए तो बाकी 6 लाख का घर है, 50,000 का सिर्फ आपने इंश्योरेंस करवाया, बाकी तो नॉन इंश्योर्ड हो गई ना। तो ऐसा नहीं है कि 40,000 का लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, तो आप लोगों को प्रोपोर्शनेट में मिलेगा, नहीं प्रोपोर्शनेट में नहीं मिलेगा। वो स्पेसिफाइड अमाउंट जो सम एश्योर्ड जो वो 40 कंप्लीट आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, ठीक है। वो स्पेसिफाइड पॉलिसी होती है। तो पॉलिसी हमें देखकर लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम एवरेज पॉलिसी ले लियो फिर बाद में कहते हैं नहीं हम प्रोपोर्शनेट नहीं कराएंगे, जितना हमारा लॉस हुआ वो सारा का सारा उसमें रिकवर किया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो स्पेसिफाइड पॉलिसी कहलाती है जिसके अंदर आपको सारा कंपनसेशन मिलेगा। ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी, ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी नाम ही बता रहा है, जो ओपन होती है ये हमारी नॉर्मली स्टॉक के लिए ली जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारा स्टॉक जो होता है वो अप डाउन होता रहता है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी लेते हैं ताकि हमारा जो स्टॉक है कभी मिनिमम है, कभी 10,000 का, कभी 20,000 का, 50,000 का, और माल आ गया तो बढ़ गया और कभी चला गया, तो इसलिए हम लोग लेते हैं ओपन। कंप्रिहेंसिव पॉलिसी क्या कहती है, इसके अंदर फायर हो, थेफ्ट हो, अर्थक्वेक हो, किसी भी रीजन से आपका सारे के सारे जो जनरल इंश्योरेंस हो इसके अंदर कवर कर लिए जाते हैं। एडिशनल रिस्क पॉलिसी और एक्सेस पॉलिसी ये कब ले जाती है, ये नॉर्मली ये भी स्टॉक के लिए ली जाती है। मिनिमम स्टॉक होता है कि इतना आपका हो गई, एक मिनिमम स्टॉक के लिए आप पॉलिसी लेते हैं, कुछ प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है, कि इतना स्टॉक हमारे गोडाउन में जो है रहता ही रहता है, तो उसके लिए आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, जितना भी समय छोड़ा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब आप क्या तो ऑब्वियसली कुछ गुड्स खरीद के लाएंगे तो एक्सेस तो होंगे ना, बढ़ेंगे तो जितना भी एडिशनल मैक्सिमम स्टॉक है आपका, ठीक है, और जितना भी एडिशनल स्टॉक है उसके लिए जो आप एक्स्ट्रा पॉलिसी ले रहे हैं, अलग से पॉलिसी ले रहे हैं कि इससे ज्यादा अगर हमारा हो जाता तो ये वाला हमारे समय छोट इतना होगा, तो उसको बोलते हैं एडिशनल रिस्क पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी, अगर वो बढ़ जाता है तो हमारा, ठीक है। तो जो मिनिमम स्टॉक के लिए जो हम समय छोड़ पॉलिसी लेते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल पॉलिसी, और एडिशनल रिस्क पॉलिसी बोलते हैं जो एक्स्ट्रा पर्पज के लिए कि भी हमारा अगर गुड्स ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसके लिए हमारा क्या होगा, तो आपको कंपनसेट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रिस्क पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी लेते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, इस पॉलिसी का नाम ही बताया परिणाम, यानी कि उस डैमेज की वजह से अगर हमें कोई उसकी वजह से कोई और लॉस भी हमें हो रहा है, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। जैसे मान लो शॉप में आग लग गई, ठीक है, अब शॉप में आग लग गई तो गुड्स तो डैमेज तो हुआ ही, वो डैमेज तो ऑब्वियस है, समय छोड़ वो तो देंगे ही देंगे, कंपनी वाले वो तो देंगे ही देंगे, साथ में आग लगने की वजह से दुकान 10 दिन के लिए बंद रह गई, तो 10 दिन बंद रहने की वजह से लॉस होगा, ऑब्वियस है। तो ओनर को जो लॉस हो रहा है कॉन्सिक्वेंसली, यानी कि फायर की वजह से जो भी परिणाम निकला उसकी वजह से जो भी लॉस हुआ वो भी पे होगा इसके अंदर, ठीक है। दोनों चीजें, कंपनसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो इतना लॉस हो रहा है 5 दिन का उसका जो भी एवरेज प्रॉफिट उसे होता था वो भी आपको पे किया जाएगा ताकि आपको लॉस ना हो, इसमें वो कवर करते हैं। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, ये वो पॉलिसी होती है जिसके अंदर पूरी की पूरी चीज को दोबारा से बिल्ड किया जाता है। जैसे एक बिल्डिंग है, मान लो वो आग लगी, पूरी खत्म हो गई, ठीक है, तो इस पॉलिसी के अंदर वो पूरी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो होता है। इसके अंदर पूरी रीइंस्टेटमेंट दोबारा से तैयार कर दी जाती है आपकी बिल्डिंग, ऑब्वियसली इसके अंदर अमाउंट ज्यादा होती है। ब्लैंकेट पॉलिसी क्या कहलाती है, जिसके करंट और फिक्स्ड एसेट्स दोनों को कवर करते हैं, ठीक है। नॉर्मल तो फिक्स्ड एसेट्स होती है ना, करंट एसेट्स नहीं होती, बट ब्लैंकेट पॉलिसी में करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स को भी कवर करते हैं, उसके लिए कुछ प्रीमियम पे करते हैं, और फिर कुछ भी डैमेज होता है करंट में या फिक्स्ड में तो उसके लिए सारे के सारे क्या कहते हैं, कंपनसेट किया जाता है, ठीक है। अब करंट एसेट्स पता होंगे ना, नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर, कॉमर्स की वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं, करंट एसेट्स का टॉपिक है, उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स और देख करंट एसेट्स क्या होती है, ठीक है। ट्रांजिट पॉलिसी, यानी कि जो ट्रांजिट में जो माल आता जाता है, जो ट्रैवल होता है, वॉइस होता है, ठीक है, आने जाने में अगर कुछ बीच में आग लग जाती है, कुछ होता है तो भी वो कंपनसेट किया जाता है, जो भी डैमेज होगा, ठीक है, ये ट्रांजिट पॉलिसी होता है। तो फायर इंश्योरेंस आई थिंक क्लियर हो गया। अभी हम लोग ने फायर इंश्योरेंस किया, अभी बात आती है मैराइन इंश्योरेंस की। मैराइन इंश्योरेंस क्या होता है, अब इंश्योरेंस आप सबको पता चल चुका हो, तो मैराइन को ऐड करते हैं। मैराइन क्या होता है, जो मैराइन पेरिस की वजह से, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आती है, और मैराइन आपको पता है समुद्र वगैरह की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब जिसकी शिप्स वगैरह चलती है, ठीक है, कार्गो वगैरह होते हैं, तो अब ये कह रहा है कि इसमें भी हम क्या करते हैं, प्रीमियम पे करके अपने जो मैराइन पेरिस की वजह से जो भी हमें रिस्क अराइज होता है उसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें वो क्या करते हैं, अगर डैमेज होता है तो कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, यही होता है मैराइन इंश्योरेंस। और बाकी आप डेफिनेशन इसकी देख लीजिए।
अब बात आती है कि मीनिंग तो सबको क्लियर होगा, सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लेकर चलते हैं। सब्जेक्ट मैटर आपको डिफाइन किया, सब्जेक्ट मैटर होता है क्या, जिसके बारे में इंश्योरेंस कराना है, जिस भी पर्टिकुलर चीज का इंश्योरेंस होता है वो सब्जेक्ट मैटर कहलाता है, जो भी प्रॉपर्टी है या कोई। कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है, सबसे पहली बात आती है कार्गो क्या होता है। जो भी गुड्स कैरी की जाती है शिप में, जो भी गुड्स कैरी की जाती है शिप में, उसको हम कार्गो बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इनडायरेक्टली हम लोग गुड्स को बोलते हैं, जो भी इसके अंदर गुड्स रखे हुए, ठीक है, उसे कार्गो बोलेंगे। तो अभी कह रहा है कि कार्गो इसका क्या होता है, इंश्योरेंस कराया जाता है कहीं मैराइन पेरिल की वजह से हमारे जो गुड्स है वो खराब ना हो जाए, क्योंकि वो हमें वन डेस्टिनेशन टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचाना है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं जो वॉयज है, वॉयज क्या होता है, हम नॉर्मली जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं उसको ट्रैवल बोलते हैं ना, तो जब शिप के अंदर जब माल को लेकर जाया जाता है वन पोर्ट टू अनदर, वो जो ट्रैवलिंग होती है ना बीच में, उसे ट्रैवलिंग नहीं बोलते, वो पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है वॉयज, यानी कि उस यात्रा को, जल यात्रा को तरह से आप कह सकते हैं, जल में जो यात्रा हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉयज बोलते हैं। पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं, यहाँ से वहां पर हमें छोड़ना है, ठीक है, देखा ना शिप में, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉयज बोलते हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि वॉइस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वहां पर इंश्योरेंस भी किया जाता है, गुड्स के अकॉर्डिंग भी होता है, वॉइस के अकॉर्डिंग भी होता है कि भी कितनी यात्रा वो कर रहा है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि कार्गो इंश्योरेंस में गुड्स का वॉइस का होगा। अब वॉइस में क्या इंश्योरेंस हो रहा है, थेफ्ट है, फायर है, ठीक है, या फिर आपका एनिमी ने लूट लिया आपका माल, होता है ना ऐसा कि वहां लेके जा रहे हैं, एनिमी आ गए बीच में, उन्होंने माल लूट लिया, ठीक है, तो वो सब चीजें भी, वो सब इंश्योरेंस इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी भी इसकी कॉस्ट है वो तो आपको मिलेगी कंपनसेशन में, साथ में आप इसमें प्रॉफिट ऐड कर क्या करते हैं, सम एश्योर्ड कराते हैं, ठीक है। जितनी भी इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं उसे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। और वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, जितने की आपने वो खरीदी है, जितने की उसकी आपको लागत पड़ी है, तो इसके अंदर आप प्रॉफिट ऐड करके ही सेल करते हैं हमेशा, क्योंकि अगर आपको 10 रुपए की कोई चीज खरीद कर लाए तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 रुपए है, आप फिर 10 में तो सेल नहीं करेंगे, 12 में, 15 में, 20 में उसमें सेल करेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट बनता है तो उसमें कुछ प्रॉफिट एड ऑन करके, ठीक है, वो आपका कंपनसेशन पे किया जाता है, वो भी आपका कवर किया जाता है इसके अंदर। क्लियर है यहाँ पर कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं हल इंश्योरेंस। हल हम शिप को भी बोलते हैं, शिप का इंश्योरेंस का है या हल का इंश्योरेंस का है, बात एक ही है। तो शिप ऑब्वियसली जब इसके अंदर माल जा रहा है, शिप के भी इंश्योरेंस होना जरूरी होता है, तो इस वजह से क्या होता है, हल इंश्योरेंस कहलाता है। शिप का इंश्योरेंस का है या हल इंश्योरेंस का है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऑब्वियसली शिप को भी नुकसान होने का डर रहता है ना, क्योंकि बार बार वो आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। फ्रेट इंश्योरेंस, फ्रेट क्या होता है, भाड़ा, यानी कि जो भी हम माल लेकर जा रहे हैं, गुड्स वन प्लेस टू वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट हम छोड़ रहे हैं, तो भैया पैसेंजर्स को यहाँ से वहां छोड़ रहे हैं, तो हम क्या लेते हैं, फ्रेट लेते हैं, नॉर्मली फेयर बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम बस में फेयर बोलते हैं ना कि किराया, बस का किराया, तो उसी तरह से शिप का भी किराया होता है जिसे हम फ्रेट बोलते हैं। अब वो फ्रेट का भी हम इंश्योरेंस कराते हैं, क्यों, क्योंकि हमेशा क्या होता है, जो शिप की कंपनी होती है जो शिप को भेजती है अपने को जैसे उधर सामान लाने के लिए, और जो ओनर होता है जिसे सामान उठाना होता है, ठीक है, इनके बीच में भी एग्रीमेंट होता है कि अगर मेरा माल, ओनर क्या कहता है कि अगर मेरा माल ए प्लेस टू बी प्लेस जो है प्रॉपर अच्छे से पहुंच जाएगा, तो ही आपको शिप कंपनी को क्या मिलेगा, फ्रेट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी रिस्क है, अब रास्ते में कुछ भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, थेफ्ट भी हो सकती है, कई बार वेव्स ज्यादा आ गई, ठीक है, तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, या फिर किसी एनिमी ने क्या कर लिया भाई, इधर से अटैक कर लिया, तो उसका तो कुछ सारा खराब हो जाएगा ना, वो तो एक प्लेस से बी प्लेस से पोर्ट पे पहुंचेगा ही नहीं, तो उसका तो फ्रेट का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शिप कंपनी क्या कराती है, अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं यहाँ पर, फ्रेट इंश्योरेंस, कि वहां पर माल सही सलामत पहुंच जाए। अगर बाय चांस नहीं पहुंच पाता है, वो लॉस अराइज होता है, तो वो उसको कौन कंपनसेट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी हमारे पर बनती है किसी थर्ड पर्सन के लिए। कई बार क्या होता है, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, हमारे शिप की वजह से दूसरे से टक्कर हो गई, ठीक है, दूसरे को, जैसे हम एक्सीडेंट बोलते हैं ना कि हमारी गाड़ी से दूसरे का एक्सीडेंट, सेम एज इट इज इसमें क्या होता है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस में हमारी शिप से किसी और से टक्कर होगी, दूसरी शिप को नुकसान पहुंच गया, उसके गुड्स को नुकसान पहुंच गया, उसके पैसेंजर्स को नुकसान पहुंच गया, ठीक है, किसी मतलब थर्ड पार्टी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। थर्ड पार्टी, टू पार्टी कौन होती है, इंश्योरर और इंश्योर्ड होते हैं। थर्ड पार्टी हमारे इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी किसको बोलते हैं, जो सामने वाला जिससे हमारा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो वो लाइबिलिटी बनती है हमारी ऑब्वियसली थर्ड पर्सन के लिए, तो उसके लिए कौन कंपनसेट करेगा, ऑब्वियसली शिप कंपनी, पहले इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर मैराइन इंश्योरेंस में, ठीक है। तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस
वो होता है जहां पर आप थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी बनती है, तो वहां पर अगर कुछ भी डैमेज होता है, लॉस होता है, तो उसको कौन कंपनसेट करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी, इसलिए इसके लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी लिया जाता है। तो ये 4 तरह के इंश्योरेंस हमारे जो है मैराइन इंश्योरेंस में लिया जाता है। ऑब्वियसली शिप का हल इंश्योरेंस, गुड्स का कार्गो इंश्योरेंस, या हमारी वॉयज के अकॉर्डिंग भी होता है कि 4 हमारी आने जाने की क्या है, 4 यात्राएं होंगी। ये शिप जो 4 बार आएगा जाएगा, तो 4 बार का हमने क्या ले लिया? इंश्योरेंस ले लिया। शिप का कार्गो वो वॉयज का होता है, ठीक है, यात्रा का, जल यात्रा का। फ्रेट इंश्योरेंस हो गया फ्रेट का, ताकि हम फ्रेट टाइम पर मिल जाए, अगर क्योंकि प्रॉब्लम सब बीच में आएंगी तो ओनरशिप के बीच में एग्रीमेंट हमें मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा? इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी थर्ड पार्टी के लिए भी इंश्योरेंस होगा। ये क्लियर है यहाँ पर? ओके, अब देखते हैं मैराइन इंश्योरेंस सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना इंश्योरेंस है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा रिस्क होता है इसके अंदर आज भी, आसो, ठीक है। नेक्स्ट, ये कब स्टार्ट होता है? ब्रिटेन फ्रॉम इटली से जब हमारे शिप्स आते जाते थे ना पुराने टाइम में, तब इसको स्टार्ट किया गया था इंश्योरेंस, क्योंकि रिस्क कितना ज्यादा था। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर, लार्ज स्केल पर पॉपुलर हुआ था 1774 पर इन लंदन में हुआ था, ठीक है। ये क्लियर है? मैरिज में कुछ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। प्रिंसिपल सब सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो सबसे पहला हमारा मैराइन, हमने उसमें पढ़ा था कौन से सिद्धांत थे लाइफ इंश्योरेंस में, कौन से इंक्लूड हुए? 2 इंश्योरेबल और एटमोस्ट गुड फेथ, और उसमें हमारा इंडेमनिटी का चला गया था, ठीक है। सेम एक्चुअली इसमें प्रिंसिपल्स आ रहे हैं हमारे जो मैराइन इंश्योरेंस में यूज हो रहे हैं। मेन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। आपने लाइफ इंश्योरेंस में कहा था जब आप पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पर आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट। अब और फायर इंश्योरेंस में कहा था एट द टाइम ऑफ पॉलिसी और एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस, जब लॉस होता है दोनों टाइम पर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बट मैराइन इंश्योरेंस में क्या होता है? आपका उस सब्जेक्ट मैटर में, यही सब्जेक्ट मैटर है, इसमें जो इंटरेस्ट है, इन चीजों में जो आपने जिस भी चीज का इंश्योरेंस कराया है, इसमें जो आपका इंटरेस्ट है कब होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ अकरेंस, टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस, इस टाइम पर होना चाहिए। स्टार्टिंग में होना जरूरी नहीं है शिप में, ठीक है, बाद में होना चाहिए जब लॉस होता है, ठीक है, उस टाइम पर आपको ध्यान रखना होगा। अब बात आती है कि बाद में ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब इंश्योरेंस हुआ है तब भी एक कंपनी जो अपने शिप को सेल कर सकती है बीच में, ठीक है। जैसे ही वो शिप को सेल करेगी, शिप को सेल किया, सेल करने पर क्या होगा? अगर शिप को सेल कर देते हैं तो क्या होगा? कोई बंदा उसे खरीदेगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो बायर होगा ना उसका खरीदने वाला, तो आपकी जो पॉलिसी है ना वो भी ट्रांसफर हो जाएगी बायर को, ठीक है। अब पॉलिसी इसके पास चली गई तो अब इसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहा ना, जिसने पॉलिसी पहले ली थी उसका तो कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं, उसका जो शिप था तब इंटरेस्ट था, तो अब इंटरेस्ट किसका बन चुका है? बायर का। अब कुछ होता तो इस बंदे का इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, वो पहले वाले का नहीं देखेगा, ठीक है। इंश्योरेंस में पहले वाले का इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि बायर का इंटरेस्ट होना चाहिए उस टाइम पर। तो एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस, जिसके पास भी वो शिप है, जिसके नाम पर शिप है, जब वो लॉस होता है उसका इंटरेस्ट होना उस टाइम पर जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सेल करने पर पॉलिसी भी ट्रांसफर होगी। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज। आप अब वो कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कुछ ऐसी टर्म्स कंडीशंस होती हैं जिसको एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता, फिर भी उसका एग्जिस्टेंस होता है, तो वो फॉलो किए जाएंगे इसमें। जैसे वर्दीनेस ऑफ शिप, शिप की वर्दीनेस यानी कि जो उसकी इंपॉर्टेंस है, जो उसकी वैल्यू है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कैसे? अब आपने शिप का इंश्योरेंस तो करा दिया, ठीक है। अब कहते हैं कि शिप में कोई भी दिक्कत आएगी तो इंश्योरेंस वाले कंपनसेट करेंगे, ऐसे ही करेंगे। बट अब इम्प्लाइड क्या है यहाँ पर? अब वो तो आकर नहीं बताएंगे ना कि आप रिपेयर कराओ टाइम टू टाइम, इसकी सर्विसेज कराओ, ऐसा वो तो नहीं कहेंगे ना, ये तो इम्प्लाइड है, ठीक है। उसका एग्जिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं है कि आपको अपना शिप ठीक रखना पड़ेगा, उसकी सर्विसेज टाइम टू टाइम करानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो शिप इम्प्लाइड है, वो एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर शिप को रिपेयर की जरूरत है बाय चांस, तो आप रिपेयर कराएंगे उसे ले जाने से पहले। और अगर बाय चांस आप रिपेयर नहीं कराते और रिपेयर की सर्विसेज की कमी की वजह से कुछ होता है तो वो कंपनसेट नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट नॉन डेविएशन ऑफ शिप। ऑब्वियसली बात है, ये भी हमेशा क्या होता है, शिप जब जाती है, ठीक है, वॉयज होता है, तो इनका रूट जो होता है ना फिक्स होता है, प्री फिक्स होता है ऑलरेडी। जैसे मैंने आपको उसका भी एग्जाम्पल दिया था एरोप्लेन का, ठीक है, प्लेन का भी हमेशा रूट फिक्स होता है।
शिप का भी रूट हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पहले से ही फिक्स है कि आप इस रास्ते से जाएंगे, ठीक है। बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका आप लोग को क्या मिलेगा, कंपनसेट होता है, डैमेज होता है तो। बट वो डेविएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप जानबूझकर दूसरे रास्ते से जाते तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, इम्प्लाइड है कि किसी सिचुएशन में आपको अगर टर्न करना पड़ जाता है, दूसरे रास्ते से जाना पड़ जाता है, तो आपको प्रॉक्सिमेट कोज यूज किया जाएगा, नियरेस्ट कोज यूज किया जाएगा और आपको क्या किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। वो रीजन क्या क्या है? अब वो रीजन कुछ भी हो सकते हैं। एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या फिर जो हमारा कैप्टन था उसे हैंडल ही नहीं हुआ, स्टॉर्म आ गया और उसे हैंडल ही नहीं हुआ, ठीक है, शिप चलाना, तो उसको डाइवर्ट करना पड़ा। या फिर पैसेंजर्स से लग रहा था कि यहाँ पर पैसेंजर्स को सेफ रखना जरूरी है, यहाँ पर कुछ भी एनिमी एक्टिविटी यहाँ पर हो गई और आपको दूसरे रास्ते से निकलना पड़ेगा। या फिर जो पैसेंजर्स है उनकी लाइफ को बचाना ज्यादा जरूरी है उस टाइम पर, तो वो कंडीशंस होती हैं कुछ जिसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो आप वो इम्प्लाइड है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकते। लीगैलिटी ऑफ वेंचर, वेंचर क्या होता है, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। यानी कि शिप पे आपने क्या किया, कार्गो का आपने इंश्योरेंस करा लिया, यानी कि गुड्स का इंश्योरेंस करा लिया, तो वो कह रहा है वो भी लीगल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो लीगल नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि आपने बोला ना एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं है, एट द टाइम ऑफ अकरेंस होना चाहिए। मान लो पहले आपने गुड्स का कराया, वो लीगल थी, लेकिन बाद में आप इलीगल चीजों को आप क्या कर रहे हैं, वॉइस कर रहे हैं, वहां पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब टैक्स बचाने के लिए आप गुड्स लेकर जा रहे हैं कुछ, ठीक है, टैक्स पे वेट कर रहे हैं, तो वो इलीगल हो गया। तो वहां पर अगर इंश्योरेंस कंपनी जब चेकआउट करती है, उसे पता लगता है, तो वो वहां पर कंपनसेट नहीं करेंगे, तो आपका वेंचर भी लीगल होना चाहिए, ठीक है। ये मैराइन इंश्योरेंस के बारे में, मैराइन इंश्योरेंस क्या होता है, मैराइन पेरिस क्या होता है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस, फिडेलिटी इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, बहुत पॉपुलर है आजकल। हेल्थ इंश्योरेंस क्या कह रहा है कि हमारी हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, हम कुछ प्रीमियम पे करते हैं, हमारी हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं। इसका मतलब क्या हम बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, हमारी हेल्थ ठीक रहेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। ये हमारी हेल्थ का इंश्योरेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, हम बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, नहीं, ऐसा कुछ इंश्योरेंस नहीं होता है। ये इंश्योरेंस क्या है, हम लोग वही है, उसमें भी कुछ प्रीमियम पे करते हैं हमारे रिस्क को कम करने के लिए। हेल्थ रिस्क कम क्या होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस के। अब मान लो कोई भी प्रॉब्लम हो गई है हमें, ठीक है, हमें मार्केट मान लो हमारी हेल्थ कोई भी इश्यूज हो गए, कोई बीमारी हो गई है, किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं। उसके ऊपर फिर जितना भी खर्चा होता है, ठीक है, वो सारा क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, क्लेम वो करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। अब मेडिकल इंश्योरेंस का या हेल्थ इंश्योरेंस का बात एक ही होती है। अब हेल्थ इंश्योरेंस में क्या, मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी वहाँ पे दवाइयों के खर्चे हैं, आपके कंसल्टेशन फीस है, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगी। आपके एक्सपेंसेस जितनी भी दवाइयां लग रही हैं, ठीक है, आपको वहां पर एडमिट होने का है, वो सारा का सारा खर्चा नहीं, मेडिकल का जो भी खर्चा होगा, सिंपल सा इसके अंदर, सिंपल सा क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा बड़ा नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सिंपल ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, उसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको उस बीमारी के वजह से मेडिकल जाना पड़ता है, तो जितने भी मेडिकल में खर्चे होंगे वो आपको कंपनसेट कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। आप उसके लिए कुछ प्रीमियम पे करते रहते हैं। ये भी जनरल इंश्योरेंस ही होता है, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है। ये भी कंपनसेट करता है अगर आप लोग बीमार होते हैं और मेडिकल जाते हैं तो ही कंपनसेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ टाइम के बाद आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी जैसे लाइफ इंश्योरेंस मिलते हैं, ऐसा नहीं होता। ये भी जनरल इंश्योरेंस ही है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता। ये काफी कंफ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन जो राइज होता है कि लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइफ इंश्योरेंस में लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी हेल्थ हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है। बट नहीं, पर्टिकुलर डिजीज के लिए भी हो सकता है कि पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम लोगों ने ले लिया, या कॉमन डिजीज के लिए हम लोगों ने ले लिया कॉमनली, ठीक है। आप लोगों ने ये सुना होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनके कार्ड्स बनते हैं, ठीक है। अब उनके पर्टिकुलर कार्ड बने, अब कार्ड जो बने हैं, जैसे दिल्ली की बात करें डीजीएचएस, सीजीएचएस, दिल्ली गवर्नमेंट का या फिर हेल्थ की या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की,
ठीक है, ये कार्ड बने हुए होते हैं, तो इसके थ्रू क्या होता है, कुछ ना कुछ उनकी सैलरी में से प्रीमियम कटता रहता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट को चला जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी को पे करती है मेडिकल क्लेम के लिए। अब जब भी उन्हें उनकी फैमिली में किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बुखार होता है या फिर खांसी जुकाम होता है या फिर कोई पर्टिकुलर कोई डिजीज है, ठीक है, वो जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो अपने क्या करते हैं, कार्ड शो करते हैं। वहां पर कार्ड शो करने से कुछ पेमेंट उन्हें, उनकी क्या होते हैं, रेट कम हो जाता है, उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है, वो कुछ पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब वो पेमेंट जो करते हैं फिर वो बिल जो है अपने जाकर के ऑफिस में जमा कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो ऑफिस में जमा करने का मतलब क्या है, वो इंश्योरेंस कंपनी में जमा हो जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं, उसकी पेमेंट रिटर्न कर देते हैं। जो भी एक्सपेंसेस है कौन बेयर करता है, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। ठीक है, सेम एज इट इज, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, सेम एज इट इज हमारे साथ होता है, हम लोगों के साथ। हम क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हमने डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से लिया, ठीक है, और फिर हम लोग का हमारा भी कार्ड बन जाता है। ठीक है, या तो वो कैश पेमेंट करते हैं वहां पर या फिर बाद में वो पेमेंट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाती है, वो हमसे पेमेंट लेते ही नहीं है। तो दोनों तरह से होता है। अगर आपसे कैश लिया गया है तो आपको रिम्बर्स हो जाएगा, आपको वापस मिल जाएगा। रिम्बर्स हो तो वापस मिलना, आपने आज मेडिकल में गए, वहां पर आपने कार्ड शो किया, उस टाइम पर आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, जो भी डिजीज है उसके अकॉर्डिंग आपने पेमेंट किया। तो बाद में जब आप वो क्लेम करेंगे, मेडिकल क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे तो वो आपको क्या कर देंगे, रिम्बर्स कर देंगे, वापस कर देंगे पैसा। ठीक है, दूसरा होता है वो कार्ड शो करेंगे, आपको पेमेंट ही करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से पे हो जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। क्लियर है, आपकी डिजीज के लिए होता है, आपकी कंसल्टेशन फीस, आपकी मेडिकल फीस, आपके वहां पर जाने के दवाइयों के खर्चे, वो सब कुछ इंक्लूड किया, और भी बहुत सारे खर्चे थे जिसमें इंक्लूड किया। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ गया हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। फिर आता है फिडेलिटी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता क्या है, इस इंश्योरेंस में जो इंश्योरर है और एम्प्लॉयर उसके बीच में होता है, कुछ एम्प्लॉयर के बीच में। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हर इंश्योरेंस में क्या था, इसमें भी भैया हम कुछ अमाउंट पे करेंगे और जब डैमेज होगा या कंपनसेशन होगा तब हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। बट इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर किया क्या चाहता है, फिडेलिटी इंश्योरेंस में कोई भी टेंजिबल थिंग नहीं होती कि कार का करा दिया, गाड़ी का करा दिया, कैश का करा दिया, नहीं। यहां पर हम किसी एम्प्लॉयर का कराते हैं। किसका हो रहा है, किसी एम्प्लॉयर का हो रहा है। ठीक है, जो ओनर है कंपनी का वो अपने एम्प्लॉयर का कराता है, क्योंकि उसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, उसकी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करा कंपनी को। अब क्या होता है, हमारी कंपनी में कई फ्रॉड ना हो जाए, अब स्कैम्स चल रहे हैं ना बहुत सारे, स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए, एम्बेजलमेंट हो जाए। एम्बेजलमेंट क्या होती है, चोरी हो जाए, कैश चुरा लिया किसी ने, ठीक है, या कोई डिसऑनेस्ट हो जाए एम्प्लॉय, ये तो कोई फिजिकल चीजें नहीं है ना। तो ये जो क्वालिटीज हैं किसी इंसान की, अगर इन सब का इंश्योरेंस करा देते हैं हम लोग, कुछ प्रीमियम पे करते हैं, और अगर वो बाय चांस कुछ फ्रॉड स्कैम हो जाता है तो कौन पे करेगा, कंपनसेशन करेगा हमारी इंश्योरेंस कंपनी। एम्बेजलमेंट हो गया, चोरी कर लिया किसी ने कैश, तो वो पे करेगा। डिसऑनेस्टी कर दिया, डिसऑनेस्ट वही आपकी स्किल्स जो थे किसी और को बता दी, या फिर जो आपके स्ट्रेटेजीज आप जो बना रहे थे वो किसी और को बता दी है। ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्ट नहीं, आपके लिए फेथफुल नहीं रहे वो, तो भी आप एम्प्लॉयर का क्या करा सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें मेन क्या होता है, जब आप कह सकते हो किस लिए कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है, फेथ, विश्वास को तोड़ने की वजह से। ठीक है, ब्रीच ऑफ फेथ, ये कह सकते हैं, ब्रीच ऑफ फेथ। आपने फेथ को, विश्वास को तोड़ दिया वहां पर, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराया जाता है। जो कंपनी का ओनर है वो अपने एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस कराया जाता है। नॉर्मली उन एम्प्लॉयर्स का कराया जाता है जो कैश या गुड्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, कंपनी की कैश को और गुड्स को हैंडल करते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, फिडेलिटी इंश्योरेंस कराया जाता है, ताकि एम्प्लॉयर की फेथ अगर वो ब्रीच करता है तो वो उसकी वजह से जो भी आपको लॉस होता है वो सब क्या कर सके, इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेट कर सके। ठीक है, फिडेलिटी इंश्योरेंस ये होता है। ठीक है, अब बात इसके फीचर्स क्या है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट दो फीचर्स हैं इसके, सब्जेक्ट मैटर और सर्विस कंडीशन। सब्जेक्ट मैटर यानी सब्जेक्ट मैटर आपको पता है किस चीज का इंश्योरेंस हम लोग कराएंगे, ऑब्वियस है। इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है,
जिसका इंश्योरेंस होता है वो टेंजिबल नहीं होता है। टेंजिबल क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टी है हमारी, उसे हम छू सकते हैं ना, कोई भी प्रॉपर्टी है। जनरल इंश्योरेंस में सारी प्रॉपर्टीज आते हैं ना, ये प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी जनरल इंश्योरेंस में आता है, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा? इनटेंजिबल, जितनी भी इनटेंजिबल चीजें, यानी कि किसी की क्वालिटीज को आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंश्योर करा रहे हैं, ठीक है। वही हो गया, इसके अंदर फ्रॉड, एम्बेसमेंट, डिसऑनेस्टी को इंक्लूड किया जाता है। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर है उसकी फिडिलिटी को चेक किया जाता है इसके अंदर, और फिडिलिटी का इंश्योरेंस लिया जाता है, यानी उसके फेथ का इंश्योरेंस लिया जाता है, ठीक है, कि वो सही काम करेगा या नहीं करेगा। देन सर्विस कंडीशन। अब यहाँ पर इसका मेन फीचर क्या है? सर्विस कंडीशन। अगर आपने किसी एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस करा दिया कैश या गुड्स लेकर, लेकिन आप चाहते हैं उसे उसकी सर्विसेज चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो आप कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से पूछे बिना नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने उस बंदे का क्या है, कैश और गुड्स के अंदर आपने उसका इंश्योरेंस कराया होगा। अब आप उसकी सर्विसेज चेंज कर रहे हैं, यानी किसी और पर्सन को वहां पर लेकर आ रहे हैं, तो आपको उस चीज के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल, इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। पहले ए पर्सन का आप लोगों ने क्या कराया था? इंश्योरेंस कराया था, आपने इसको हटा दिया, अब बी पर्सन को ले आए, राम को ले आए। अब राम का इंश्योरेंस, अब राम अगर कैश और गुड्स को संभालेगा तो वहां पर आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा। पहले वो चेक करेगी, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी? कंपनसेट करेगी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहां पर सर्विस कंडीशन अगर आप चेंज करते हो, चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। ये समझ में आ गया फिडिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मोटर एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस। मोटर एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या होता है? ये भी हमारा जनरल इंश्योरेंस होता है, ठीक है। इसमें भी वही होता है कि हम कुछ अमाउंट पे करते हैं, कुछ प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है, और फिर जब भी डैमेज होगा, जब भी लॉस होगा, तो उस टाइम पर हमें कंपनसेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मोटर और एक्सीडेंट इंश्योरेंस में क्या होता है? मोटर यानी कि कार का जो भी हमारी व्हीकल है उसका इंश्योरेंस कराना है, जो टू व्हीलर है, जो फोर व्हीलर है, ठीक है, और ये कंपल्शन भी है कराना, ठीक है। और जैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस, वो कराना कंपल्शन होता है कि आपको कराना ही होगा, ठीक है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस यानी कि व्हीकल कार के, एक तो होता है कि कार का थेफ्ट का हमने करा लिया, कार का हमने फायर का करा लिया, और एक होता है हमारी कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, हमारे व्हीकल से, तो उससे रिलेटेड जो वो इंश्योरेंस आता है वो मोटर एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस के अंडर आता है, ठीक है। ये जो थर्ड, अब ये क्या क्या होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से इंश्योरेंस होंगे वो डिफाइन किए गए हैं, आपको प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस टाइप्स कौन कौन से? थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस होती है ऑन डैमेज कार इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव। थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस में क्या होता है? जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट होता है 2019, ठीक है, उसके अंडर कराने कंपल्शन है, ठीक है। थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस में क्या कहता है कि अगर आपकी कार से किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन कौन होता है? टू पर्सन कौन होते हैं? इंश्योरर और इंश्योर्ड, ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसका इंश्योरेंस कराया गया, यानी कि हमारी गाड़ी से किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरी गाड़ी का हो सकता है, बाइक का हो सकता है, किसी व्हीकल का हो सकता है, ठीक है, या किसी पर्सन का हो सकता है, तो हमें हमारी किसी भी रीजन से, ठीक है, हमारे एक्सीडेंट की वजह से किसी थर्ड पर्सन को जो भी कंपनसेट करना पड़ता है, उसको जो भी नुकसान होता है, लॉस होता है, वो कौन कवर करता है? इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, इसे बोलते हैं थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस। ऑन डैमेज कार इंश्योरेंस यानी कि मेरी खुद की कार का एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो गया, तो वो भी क्या होगा? कंपनी उसे चेक करती है और जितना भी डैमेज होता है उसके अकॉर्डिंग उसे कंपनसेट करती है। देन कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस में सब कुछ इंक्लूड किया जाता है कि आपकी कार को कुछ डैमेज हुआ है, आपको पर्सनली डैमेज हुआ है, या थर्ड पार्टी को डैमेज हुआ है, यानी कि सब चीजें इसके अंदर कवर की जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? खुद को चोट लग रही है या थर्ड पार्टी को लग रही है, ठीक है, या फिर आप लोगों को आपकी कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि टोटल मिलाकर सभी को इकट्ठा लेकर चलते हैं। नॉर्मली कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि हमें अपनी भी सेफ्टी रखनी होती है, तो ये मोटर व्हीकल कार इंश्योरेंस, ठीक है। अब चलते हैं फार्म क्रॉप इंश्योरेंस पर। फार्मर्स के लिए होता है, फार्म में जो क्रॉप कहते हैं फसल, जो भी हमारी खेती बाड़ी होती है, जो हमारी फसल होती है, उसके लिए, ठीक है, जो भी हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, इसके अंदर भी हम वही कुछ प्रीमियम पे करते हैं ताकि अगर हमें क्रॉप में कुछ भी लॉस होता है तो उसको कंपनसेट कर सके। तो कॉम्प्रिहेंसिव इल्ड बेस्ड पॉलिसी होती है, यानी कि इसके अंदर सारी चीजें कवर की जाती है। पर्टिकुलर कोई जैसे और पॉलिसीज में होता है ना, सिर्फ एक चीज कवर कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को कवर कर रहे हैं, या फिर हम लोग अपने आप को कवर कर रहे हैं, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव अलग से, तो इसके अंदर कंप्लीट एक ही है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही होती है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इल्ड बेस्ड पॉलिसी होती है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने क्रॉप लगाई है, लगाने से लेकर बाद में काटने तक, ठीक है, आप उसका इंश्योरेंस ले सकते हो। किसी भी रीजन से क्या होती है, उसकी अगर क्रॉप की रेट भी गिर जाता है तो भी आप कंपनसेशन ले सकते हैं,
ठीक है। तो ये पॉलिसी सब कुछ कंप्लीट करते वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें किस किस तरह की होती है, क्या क्या क्लाइमेटीज को कवर किया जाता है। ठीक है। अब क्रॉप आपने जो उगाई है, अब उसके अंदर इंसेक्ट्स लग जाते हैं या हेल स्टॉर्म हो जाता है, साइक्लोन हो जाता है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉइज है, सॉरी फार्मर्स है, उनको काफी स्ट्रेस होता है। ठीक है, उगेगी नहीं उगेगी, कहीं मौसम चेंज हो जाए, कहीं वेदर चेंज हो जाए, कोई क्लाइमेटीज आ जाए, तो हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो उसको कवर करने के लिए क्या किया गया है, फार्म क्रॉप इंश्योरेंस लाया गया, जो कि 2016 में लाया गया। और किसके अंडर होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, इसी के अंडर होते हैं ये। अब ये बीमा योजना है क्या, 2016 में स्टार्ट होती है। फार्म क्रॉप इंश्योरेंस गवर्नमेंट के थ्रू ही ये हमारा इंश्योरेंस होता है। ये बनाई क्यों गई, इसका मेन पर्पज यही था, क्योंकि आपको पता ना बीच में सुसाइड केस कितने बढ़ गए थे, ठीक है, कि क्रॉप सही नहीं चल रही है। तो वो इंश्योरेंस यहाँ पर अगर वो लेते हैं तो उनको क्लाइमेटी से बचा, उनका कुछ ना कुछ स्ट्रेस कम हो जाता है फार्मर्स का। ठीक है, उन्हें ये टेंशन नहीं रहती अरे फसल मिलेगी नहीं मिलेगी, अरे हमें बीज भी चाहिए, ठीक है, उसके लिए लोन चाहिए। तो अगर आप इंश्योर्ड है तो भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो आप लोग को लोन लेने में काफी इजी होता है, हेल्प मिलती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कहती है कि आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, क्लाइमेटीज कुछ भी होती है, जो हमारी प्री पोस्ट है, मतलब उगाने से लेकर और क्रॉप को कटने तक जितनी भी इसके अंदर जो प्रोसेस होती है, जो भी उसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो सारी की सारी इंश्योरेंस में कवर की जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लियर हो गई। अब ये कह रहे कितनी तरह की होती है इसके अंदर इंश्योरेंस, ये तो मल्टीपल पैरिल क्रॉप इंश्योरेंस। मल्टीपल पैरिल का मतलब क्या है, इसके अंदर वेदर की वजह, अगर वेदर की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्लाइमेटी आती है, मान लो हेल्स हो गए, हवा चल पड़ी, साइक्लोन आ गए, ठीक है, या फिर अचानक से बारिश आ गई, अचानक से सूखा पड़ गया, तो उस वजह से जो भी कुछ हो वो सारी की सारी मल्टीपल पैरिल क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन हिस्ट्री, यानी कि अगर विंड की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से भी कई बार क्या हो जाता है, कई बार उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना फसल में, हमारे फसल को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, इतना रिवेन्यू नहीं जनरेट हो पाता है, तो वो कंपनसेशन भी कौन करता है, कंपनी करती है। ठीक है, क्रॉप रिवेन्यू कवरेज, इसके अंदर क्या कह रहा है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपकी फसल अच्छे से मतलब ग्रो नहीं की, या फिर वो स्टॉर्म हो गए, या फिर आप लोग का साइक्लोन आ गया, या फिर टाइफून आ गया, या फिर हेल्स हो गए, या फिर बारिश ज्यादा हो गई या कम हो गई, ठीक है, पानी नहीं है, वो सब कुछ, ठीक है, वो सब लेके चल रहे थे वेदर की वजह से। अब इसके अंदर साथ में रिवेन्यू कवरेज भी देते हैं। रिवेन्यू कवरेज का मतलब कि अगर आपकी इनकम कम हुई है, ठीक है, जितनी इनकम होनी चाहिए थी एक्चुअल में जो फिक्स होती है उतनी नहीं हुई, तो भी ये कवर करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, क्रॉप के प्राइस गिर जाते हैं अचानक से, रेट डाउन हो जाते हैं, ठीक है, वो जो रेट डाउन होने की वजह से जो भी लॉस हो रहा है और जो एक्चुअल में रियल में होने चाहिए थे, ठीक है, बीच का जो भी डिफरेंस है ना, उसको भी ये कवर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए कराना फार्म क्रॉप इंश्योरेंस कराना। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो भी वो रिवेन्यू होगा, वो जो भी लॉस होगा वहां पर, वो कौन क्लियर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करेगी वहां पर, इसलिए बोलते हैं क्रॉप रिवेन्यू कवरेज भी इसके अंदर दिया जाता है। ये 3 तरह की होती है जो कि हमारी कंपनसेशन बेस्ड पॉलिसी होती है, इसके अंदर ये सब इंक्लूड किया जाता है। इस वजह से कि कोई भी रीजन की वजह से अगर हमारी फसल खराब हो रही है तो उसको इंश्योर किया जाएगा। ठीक है, कवर क्या क्या करेंगे, लोकलाइज क्लाइमेटीज है, यानी कि इनके अंदर क्या क्या लोकलाइज क्लाइमेटीज क्या होती है, जैसे अगर मान लो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, आपकी लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, वहां पर अचानक से बादल फट गए, ठीक है, अचानक ज्यादा बारिश आ गई, वो भी इंक्लूड करेंगे। बीज चाहिए आप लोग को, बीज की जरूरत है, बीज नहीं है आपके पास, प्लांटिंग करनी है, ठीक है, जर्मिनेशन है, बीज बो दिए लेकिन अंकुरित नहीं हो रहे हैं वो, ठीक है, किस रीजन से नहीं हो रहे हैं, क्या उसमें कीड़े लग गए हैं पहले, या फिर वो अच्छे से नहीं बोए गए हैं, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, वो भी इसके अंदर कवर की जाती है। स्टैंडिंग क्रॉप लॉस है, भाई सब सारे काम हो गए, क्रॉप खड़ी हो गई, अब जैसे बीच में होता रेल इतनी ज्यादा आ गई, बहुत सारी रेल मतलब अचानक से आने की वजह से क्रॉप सारी खराब हो गई, ठीक है, तो वहां पर भी वो लॉस भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, अब मान लो हार्वेस्टिंग हो गई है आपकी, यानी काट पीट लिया आप लोगों ने, तैयार हो गई, आप बेचने के लिए तैयार है, तो उसके भी कुछ स्पेसिफाइड टाइम होता है, कुछ टाइम लिमिट फिक्स कर दी जाते हैं कि इतने टाइम के बाद, तो वो अब जब इंश्योरेंस लेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम तक भी अगर आपकी जो कट चुकी है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है, उसके बाद उस टाइम तक अगर आपकी सेल नहीं होती है, या फिर रिवेन्यू नहीं आता है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कोई भी रीजन से, या कोई क्लैमिटी आ जाती है, तो उसको भी कौन कवर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आया। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे अब आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है,
लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए कंपल्शन है फार्म क्रॉप इंश्योरेंस लेना, क्योंकि आपको लोन लेने में हेल्प मिलेगी। आपको बीज चाहिए, आपको पैसा चाहिए और आगे क्रॉप क्या करने के लिए, उगाने के लिए और आगे क्रॉप प्लांट करने के लिए, सेविंग करने के लिए, जर्मिनेशन के लिए, तो आपको पैसे की जरूरत है। तो फार्मर्स को लोन लेने में भी काफी इजी हो जाता है अगर उनके पास इंश्योरेंस है, तो कंपल्शन हो जाती है। अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आपको फार्म क्रॉप इंश्योरेंस कराना होगा। बट अगर आप लोन फैसिलिटी नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी है, आपकी वॉलंटरी है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, इंश्योरेंस कराना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आपको बेनिफिट लगता है तो आप करिए, वैसे इसमें बेनिफिट डेफिनेटली है। तो आपकी सारी क्लैमिटी से लेकर चल रहा है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो भी क्लैमिटी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कवर करके चलेगा, ठीक है। इसके डॉक्स भी आपको मिल जाएंगे, तो उसमें डिटेल में एक बार रीडिंग ले लेगा। ये समझ में आ गया क्या होगा। इसकी भी एक प्रीमियम पे की जाती है, उसके बदले ही आप लोग का क्या होता है, कंपनसेट किया जाता है। ये सारे इंश्योरेंस का एक पार्ट जो इंश्योरेंस था हमारा सीट एग्जाम के लिए, उसके सिलेबस में से हाफ जो था वो कंप्लीट हो गया। अब एजेंट्स के बारे में रहे कि एजेंट कौन है, उसका प्रोसीजर क्या होगा और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट वो छोटा सा जो एक पार्ट रह गया है, कहने में छोटा होता है, एक्चुअल में अगर डिटेल में करते हैं तो काफी बड़ा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंश्योरेंस पार्ट 2 में। उसमें सारा आपका कवर कर दिया जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इन 2 वीडियोस के अंदर आपको कंप्लीट इंश्योरेंस का, उसके बाद आपको कहीं से भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें से अगर आप डिटेल में करेंगे तो आपके सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं, क्योंकि वो कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी पॉइंट हो सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करें तो आपको पूरा होल कवर करके चलना चाहिए। अगर आप सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट में 2-2 लाइनों में उसको पढ़ के सोचे कि आप एमसीक्यूज क्लियर कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको सारे एस्पेक्ट्स को लेकर चलना पड़ता है, जो कि मैं आपके सारे के सारे कवर कर, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खेलते रहे, एंजॉय करते रहे अपनी लाइफ के हर मोमेंट के लिए। बाय बाय।